तो नेट जेआरएफ एग्ज़ाम क्या होता है और इसको क्वालिफाई करने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, तो आज का लेक्चर हमने भाई टोटल ये 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। ठीक है, इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे जो CSIR UGC नेट JRF और IIT गेट केमिस्ट्री है, हमारे इस बैच का एम, स्कोप, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजी। ठीक है, तो भाई एम में हम ये देखेंगे कि ये बैच अटेंड करने के बाद आप किन किन भाई एग्जाम्स के लिए आपकी तैयारी हो जाएगी। स्कोप में हम क्या पढ़ेंगे कि जो नेट का एग्जाम है उसका स्कोप क्या है, IIT गेट का एग्जाम उसका स्कोप क्या है। ठीक है, और भाई तीसरे सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि जो स्ट्रक्चर है, नेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, और IIT गेट का स्ट्रक्चर क्या, उसमें भाई कितने क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको अटेम्प्ट करना होता है। और चौथा हमारा पोर्शन रहेगा भाई स्ट्रेटजी। ओके, स्ट्रेटजी में हमने क्या पढ़ना है कि इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, हमने किस प्लानिंग के तहत भाई हमने क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सा पोर्शन हमने कवर करना पड़ता है कि हम भाई इन एग्जाम्स को अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। ठीक है बात, तो भाई चलो सबसे पहले हम देखते हैं अब स्ट्रेटजी, सॉरी एम ऑफ दिस बैच। इस बैच का भी हमारा एम क्या है, आपको यहाँ पर भाई 4 सेक्शन आपको नजर आ रहे होंगे कि CSIR UGC नेट JRF, IIT गेट, मास्टर ऑफ साइंस, और भाई उसके अलावा आपको और भी कई सारे एग्जाम्स का नाम आपको नजर आता होगा यहाँ पर, इजंट इट। तो पहले हम देखते हैं कि भाई CSIR UGC नेट JRF, देखो ये जो नेट JRF और IIT गेट, ये बैच हमारा प्राइमरली किसके ऊपर फोकस करता है, ये बैच हमारा भाई प्राइमरली फोकस करता है CSIR UGC नेट JRF और IIT गेट के ऊपर। लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़े एग्जाम हैं और जब आप इनके लिए तैयारी करते हो तो छोटे एग्जाम्स आपके अपने आप कवर अप हो जाते हैं, उनके लिए आपको भाई अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसी तरीके से आपको भाई यहाँ पर मास्टर ऑफ साइंस भी आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, आपको होगा भाई कि मास्टर ऑफ साइंस मैंने यहाँ पर ऐड क्यों कर रखा है, क्या यहाँ पर हमको MSc का सारा भाई सिलेबस हमको पढ़ाया जाएगा? नहीं, MSc का आपको भाई सारा सिलेबस यहाँ पर नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन MSc प्रीवियस का तकरीबन 80% सिलेबस नेट से मैच करता है, और MSc फाइनल का आपका तकरीबन भाई ये मान लो 60% सिलेबस नेट के अंदर कॉमन होता है। तो आप कह सकते हो कि तकरीबन आपका भाई 70% सिलेबस नेट से मैच करता है MSc प्रीवियस और फाइनल मिला के। लेकिन आप ध्यान रखें भाई कि आपने जो MSc के अंदर आपका जो भाई एग्जाम होता है, सेमेस्टर में आपके जो एग्जाम होते हैं, उनमें आपको सिर्फ 50% क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, इजंट इट। तो देखा जाए तो भाई अगर आपका 70% सिलेबस आपका कवर अप होने लग रहा है और आपने भाई ऑप्शंस की वजह से 50% क्वेश्चन ही आपने अटेम्प्ट करने हैं, तो आपके एक तरह से 100% सिलेबस आपका MSc का भी यहाँ पर कवर अप हो जाता है। आपको हो गया भाई कि ऐसा कैसे होता है, ऐसा इसलिए होता है, देखो जब आप एकेडमिक के लिए पढ़ते हो ना, जब आप एकेडमिक के लिए पढ़ते हो तो कंपटीशन की तैयारी आपकी नहीं होती, इजंट इट। जैसे भाई आपने देखा होगा कि जो बच्चे भाई 11th 12th के लिए पढ़ते हैं उनकी नीट JEE की प्रिपरेशन नहीं होती, लेकिन जो बच्चे नीट JEE के लिए पढ़ते हैं उनको 11th 12th के लिए अलग से ट्यूशन लगवाने की जरूरत नहीं होती। आप जब कंपटीशन पढ़ते हो एकेडमिक, उसके अंदर अपने आप कवर अप होता है, लेकिन अगर आप सिर्फ क्या पढ़ते हो एकेडमिक, तो एकेडमिक ही कवर होता है। अगर आप कंपटीशन पढ़ते हो तो कंपटीशन तो कवर होता ही होता है, आपका एकेडमिक भी कवर होता है, इजंट इट। इसीलिए हमने इस बैच का नाम है ना भाई, अब हमने इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर रखा है। अब इसका नाम प्रॉपर क्या है कि CSIR UGC नेट JRF, IIT गेट एंड MSc, क्योंकि भाई इसमें आपका MSc का भी तकरीबन सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो भाई फिर आप ये देखें, और भाई IIT गेट तो इसका IIT गेट तो भाई है ही है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा आपको भाई ये भी कई सारे नाम आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, इजंट इट। GRE है, इसरो है, टिफर है, DRDO है, बार्क है, UPSC है। आपको होगे भाई इन एग्जाम्स का क्या, भाई इन एग्जाम्स का ये होता है, देखो जब आप कोई तालाब खरीदते हो ना, तो मछलियों के लिए आपको भाई अलग से पैसे पे करने की जरूरत नहीं होती, वो उसके अंदर इंक्लूडेड ही होती हैं। ऐसे नहीं, हमने भाई हमारे हरियाणा में कहते हैं कि भैंस के साथ कोई कटड़ा तो क्या आता है,
फ्री आता है, कटड़े के आपको अलग से पैसे पे करने की जरूरत नहीं होती। तो सिमिलरली भाई आप जब बड़े एग्जाम्स के लिए पढ़ते हो तो छोटे एग्जाम उसके अंदर अपने आप कवर अप हो जाते हैं। समझे बात? मैं आपको बताऊं, मैंने खुद जब मैंने नेट जेआरएफ के लिए भाई प्रिपेयर किया था तो मैंने बिना किसी तैयारी के एचटेट दिया था, बिना किसी तैयारी के मैंने आईआईटी गेट दिया था, और मेरे दोनों एग्जाम बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर क्वालिफाई हो गए थे। हालांकि मुझे ये नहीं पता था कि उनका सिलेबस भी क्या होता है, इजंट इट? बच्चे भाई एचटेट की बुक्स लिए घूम रहे थे, समझे बात? लेकिन मेरे पास ना कोई एचटेट की बुक थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन भाई अच्छी बात क्या थी कि मैंने 2 महीने पहले मैंने नेट का एग्जाम दिया था, ठीक है, और उसकी वजह से जो जितना भी जो सिलेबस केमिस्ट्री का वो मेरे दिमाग में बिल्कुल क्या था, फ्रेश था, इजंट इट? तो वहाँ पर तो बहुत लो लेवल के क्वेश्चन आते हैं, उनको टैकल करने में हमको ज़्यादा परेशानी नहीं आती। ठीक है, ओके, ठीक है भाई, एम हो गया आपका। फिर हम देखते हैं इसका भाई स्कोप। अब स्कोप में क्या होगा, पहले हम देखेंगे जो भाई आपका नेट जेआरएफ है ना, इसका स्कोप, सीएसआई और यूजीसी नेट जेआरएफ और केमिकल साइंस। पहले हम देखते हैं नेट का स्कोप क्या है। तो नेट का स्कोप आप देखें, इसको हमने इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है फर्दर, टीचिंग, रिसर्च और इंडस्ट्रीज। तो पहले बताते हैं आपको भाई कि टीचिंग के अंदर नेट का क्या कंट्रीब्यूशन होता है। देखो ये भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंडीशन होती है, अगर आप कॉलेज लेवल के ऊपर या आप यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर पढ़ाना चाहते हो तो आपके पास नेट का सर्टिफिकेट होना मस्ट है। आमतौर पे भाई हमारे दिमाग में एक ये मिसकंसेप्शन होता है कि आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे या भाई कॉलेज लेवल पे पढ़ाने के लिए आपको पीएचडी करनी पड़ती है। पीएचडी एक अच्छी बात होती है भाई, अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो आपको डेफिनेटली उसकी वेटेज मिलेगी, लेकिन वो कंडीशन नहीं होती। कंडीशन मेन क्या होती है, आपके पास नेट का सर्टिफिकेट हो। बिना नेट के सर्टिफिकेट, पहले तो भाई कई बार ये भी कर दिया था कि पीएचडी वालों को एग्जेम्पशन थी कि अगर आपके पास पीएचडी है तो आपको भी नेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी ये एग्जेम्पशन भी खत्म कर रखी है। ये सिर्फ 2009 से पहले वाले बच्चों के लिए है। जिसने 2009 से पहले क्या कर रखी है, पीएचडी, उसको एग्जेम्पशन है भाई कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए। अगर आपकी पीएचडी भाई 2009 से बाद की है, और डेफिनेटली मेरे ख्याल से आप सभी की पीएचडी 2009 के बाद ही होएगी, आई थिंक, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो भाई ये भी पक्की बात है कि आपके ऊपर ये एग्जेम्पशन लागू नहीं होगी। यानी कि आपने अगर कॉलेजेस में पढ़ाना है या आपने भाई यूनिवर्सिटीज में अपने पढ़ाना है तो आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ठीक है, आप इसको ऐसे माने, इसका नाम ही क्या होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका मतलब क्या है कि आप नेशनल लेवल पे आपको जो ग्रेजुएशन और भाई पोस्ट ग्रेजुएशन उन बच्चों को पढ़ाने की आपके पास एलिजिबिलिटी आ जाती है। ठीक है, इसका नाम नेट है। और देखो भाई इसके और भी कई फायदे हैं, नेट के एग्जाम के और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, इसका भी सबसे बड़ा फायदा तो ये है, चलो इसको भाई पहले ये देख लेते हैं कि बाकी एग्जाम्स के मुकाबले इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। देखो, अगर आप भाई छोटे लेवल पे आप पढ़ाना चाहते हो, अगर आप 5वीं क्लास तक पढ़ाना चाहते हो, ठीक है, तो आपके पास भाई 12th होनी चाहिए ना, आपके पास 12वीं हो और आपके पास क्या हो भाई जेबीटी हो, और उसके बाद आपको जो क्या होता है पीआरटी। अरे भाई आपको पीआरटी आपको एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद मेरे ख्याल से स्क्रीनिंग वगैरह होते हैं। ठीक है, इजंट इट? और अगर आपने भाई पढ़ाना है 10th क्लास तक तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास बीए, बीएससी, बीकॉम, और साथ में क्या होनी चाहिए बीए, बीएससी, बीकॉम और प्लस बीएड भी होनी चाहिए आपके पास, इजंट इट? तभी आप और उसके बाद भाई बीएड के बाद आपको जो टीजीटी क्या होता है, एचटेट, सीटेट, जो इनकी जो दिल्ली का है या भाई हरियाणा का है, वो आपने क्वालिफाई करना जरूरी होता है, इजंट इट? और उसी तरीके से अगर आप भाई पढ़ाना चाहते हो 11th 12th लेवल के ऊपर तो आपके पास क्या होनी चाहिए, एमए, एमएससी, एमकॉम प्लस बीएड प्लस पीजीटी, एचटेट, सीटेट या आरटेट, जो भी भाई आप जिस स्टेट में अप्लाई करना चाहते हो, इजंट इट? तो भाई नेट के एग्जाम का इससे एक फायदा है, इन तीनों एग्जाम, इन तीनों टीचिंग लेवल्स पे नहीं है। आपने जितनी एजुकेशन एक्वायर कर रखी है, आपने जितनी एजुकेशन हासिल कर रखी है उसमें, और जिस लेवल पे आप पढ़ा रहे हो उसके अंदर एक ऑफ सेट होता है। कैसे? आपने कर रखी है 12th और जेबीटी, ठीक है बात, और आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो 5वीं क्लास तक,
इजंट इट? तो यहाँ पर भाई एक 7 साल का एक तरह से ऑफ सेट नहीं है क्या, आप 7 लेवल 7 दर्जा कम पढ़ा सकते हो, इजंट इट? सिमिलरली अगर आपने भाई BA BSc BCom कर रखी है तब भी आप बताओ भाई कहाँ पढ़ा सकते हो, 10th क्लास तक। यहां भी बताओ फिर क्या है, 5 साल का ऑफ सेट क्या है, यहां भी है, इजंट इट? और अगर आपने भाई MSc कर रखी है और आप एलिजिबल हो HTET के बाद सिर्फ किस क्लास के लिए, 12वीं क्लास तक, यहां भी 5 साल का क्या है, ऑफ सेट है। तो नेट के एग्जाम का एक फायदा ये होता है कि यहां पर कोई ऑफ सेट नहीं होता, समझे बात? आपने अगर MSc कर रखी है और आपने नेट का आपने भाई सर्टिफिकेट हासिल कर लिया तो आप MSc तक पढ़ाने के ही क्या हो, एलिजिबल। मतलब जितनी शिक्षा आपने हासिल कर रखी है आप उसी लेवल तक जो भाई टीचिंग है वो कर सकते हो। इसका एक फायदा तो भाई ये है। दूसरा इसका फायदा क्या है, देखो उनमें आपने भाई ये ऑफ सेट तो है ही है, एडिशनल आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, उसको आप भाई JBT बोलो, समझे बात? उसको आप भाई B.Ed बोलो, आप उसे कुछ ही बोलो भाई, आपको एक एडिशनल एग्जाम क्वालिफाई कर, एक आपको एडिशनल कोर्स करना पड़ता है। यहाँ पर आपको कोई एडिशनल कोर्स करने की जरूरत नहीं है, आपने MSc कर रखी है, आपके पास नेट का सर्टिफिकेट है, आपको कोई एडिशनल कोर्स करने की जरूरत नहीं है। यानी कि नेट का एग्जाम भाई उनसे इन मामलों में ज्यादा सुपीरियर है कि नहीं है भाई, ठीक है? इसका एक बेनिफिट और भी है उन एग्जाम्स के मुकाबले, इसका भाई जो TGT HTET है, PRT HTET होता है, समझे बात? जो स्टेट लेवल टेस्ट होते हैं या फिर भाई आपका PGT HTET होता है, उनके मुकाबले इसका एक बेनिफिट और भी होता है, वो ये होता है भाई कि इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम होती है। नेट का जो एग्जाम होता है इसकी वैलिडिटी क्या होती है, लाइफ टाइम। आपने एक बार आपने एग्जाम क्वालिफाई कर दिया, आपको पूरी लाइफ दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आप 70 साल के हो गए ना तब भी कहीं जाके अप्लाई कर सकते, लेकिन मैं 70 तो ज़्यादा बोल दिया क्योंकि हर रिटायरमेंट की, लेकिन आप एटलीस्ट गेस्ट फैकल्टी तो भाई तब भी आप टीच कर सकते हो, ठीक है? ओके, लेकिन आप इसको भाई लाइफ टाइम आपका एग्जाम क्या रहता है, वैलिड रहता है। इसका एक फायदा ये है, ओके। और इसका फायदा क्या है भाई, लाइफ टाइम वैलिडिटी के अलावा एक होता है इसका डोमेन। डोमेन का मतलब ये है कि देखो जब आप HTET करते हो या CTET करते हो तो आप उस स्टेट के अंदर ही टीचिंग कर सकते हो। जो CTET वाले हैं भाई वो हरियाणा में अप्लाई नहीं कर सकते, और जो HTET वाले हैं वो दिल्ली में अप्लाई नहीं कर सकते। अब मेरे ख्याल से ऐसा कुछ किया है कि भाई हरियाणा वाले दिल्ली में अप्लाई कर सकते हैं, या पता नहीं CTET वाले हरियाणा में अप्लाई कर सकते हैं, है ना? थोड़ा कुछ भाई चेंजमेंट आया रूल्स के अंदर, लेकिन मोटा मोटी हम अगर बोल रहे हैं तो आप देखोगे कि हर एग्जाम की बाउंड्री क्या है, कन्फाइंड है, ठीक है भाई? हर एग्जाम की जो बाउंड्री क्या है भाई, काफी कन्फाइंड है, आप उन स्टेट के बाहर टीच नहीं कर सकते। नेट का बेनिफिट ये है कि आप इसको ऑल ओवर इंडिया, इसको भाई इसकी जो क्या वो इसका डोमेन है वो ऑल ओवर इंडिया है। आपने अगर भाई आप हरियाणा से हो, आप दिल्ली से, आप कहीं से भी हो, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी किसी भी कॉलेज के अंदर, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो उसका भाई एक इसका क्या है, ये बेनिफिट है। तो हम देख लिया भाई कि टीचिंग में तो भाई बिना नेट के हम अप्लाई यानी भाई टीचिंग में तो हम बिना नेट के अप्लाई कर ही नहीं सकते, ठीक है? अब देखो दूसरा इसका फायदा क्या है भाई, दूसरा इस एग्जाम का स्कोप क्या है, रिसर्च, ठीक है? रिसर्च का मतलब क्या है कि आप इस एग्जाम के जरिए भाई रिसर्च के फील्ड में भी एंट्री कर सकते हो। देखो रिसर्च के फील्ड में जो एंट्री पॉइंट होता है वो होता है एज जूनियर रिसर्च स्कॉलर, ठीक है? या जूनियर रिसर्च फेलो, जो आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में करते हो भाई, यानी कि PhD। आप PhD के दौरान आप भाई एक तरह से जूनियर रिसर्च फेलो के तौर पे काम करते हो, ठीक है? अगर आपने उसके बाद फर्दर भाई रिसर्च में अपना जो कैरियर है वो बनाना है, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली, अगर आपने भाई इसमें कुछ स्लो आ रहा है क्या, ये लैग और रखा नहीं है, ठीक है? यहाँ पर तो नहीं आ रखा भाई, ओके चलो देखी जाएगी, देखते हैं अभी, ठीक है, ओके। तो भाई अब बात करते हैं रिसर्च की, ठीक है? कि भाई रिसर्च की फील्ड में इसका क्या फ़ायदा है। भाई रिसर्च की फील्ड में आपको एटलीस्ट शुरुआत में तो आपको PhD में एंट्री करनी पड़ती है, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपने PhD में एडमिट होना है तो आपको या तो उनका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो आपने वो क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर आप उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करना चाहते तो आपको भाई नेट JRF का सर्टिफिकेट ही चाहिए,
क्योंकि ऑल ओवर इंडिया इवन IITs के अंदर नेट वाले बच्चों को सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की PhD एंट्रेंस की क्या होती है, एग्जेम्पशन। यानी कि भाई आप ये देखें, अगर मान लिया IIT ने भी अगर क्या निकाल रखी है, PhD की सीटें निकाल रखी ना, तो वो ये कहते हैं कि या तो आप हमारा PhD एंट्रेंस क्वालिफाई करो, और अगर आप भाई PhD एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर सकते, अगर आप भाई PhD एंट्रेंस क्वालिफाई करना नहीं चाहते, तो आप या क्या लेके आओ हमारे पास, नेट का सर्टिफिकेट या भाई JRF का सर्टिफिकेट, ठीक है, या भाई IIT गेट का सर्टिफिकेट। हालांकि IIT गेट है उसको इतनी प्रेफरेंस नहीं मिलती, लेकिन नेट JRF को भाई सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस नेट JRF को ही मिलती है। आपने उनका एंट्रेंस देने की भी आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, यानी अगर आप PhD में एडमिशन लेना चाहते हो, आप रिसर्च में अपना भाई कैरियर बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आपने पहले एडमिशन लेना पड़ेगा PhD में, और PhD में एडमिशन लेने के लिए आपको भाई क्या चाहिए, या तो उनका एंट्रेंस या आपको भाई नेट JRF का सर्टिफिकेट, ठीक है। यानी रिसर्च के फील्ड में एंट्री करने के लिए भी हमारे पास एक तरह से क्राइटेरिया किसका है, नेट के एग्जाम का ही। नेट के एग्जाम से वही नेट JRF से आप इस फील्ड के अंदर भी एंट्री कर सकते हो। ओके, फिर हम देखते हैं भाई इंडस्ट्रीज, ठीक है। देखो हालांकि भाई इंडस्ट्रीज के लिए एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, इंडस्ट्रीज के लिए एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपके पास नेट का सर्टिफिकेट हो, लेकिन आप खुद सोचें, अगर आपकी कोई कंपनी है और भाई एक स्टूडेंट तो ऐसा हो, मतलब एक कैंडिडेट तो भाई ऐसा है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, MSc केमिस्ट्री, और एक स्टूडेंट ऐसा हो जिसके पास क्या है, MSc केमिस्ट्री तो है ही है, प्लस में उसके पास नेट JRF का सर्टिफिकेट भी है, तो आप खुद सोचें भाई आप किसको प्रेफर करेंगे। भाई डेफिनेटली जिसके पास नेट का सर्टिफिकेट साथ में है, आप उसी को तो भाई प्रेफर करोगे। तो सिमिलर जो अप्रोच होती है वो किसकी होती है, कंपनीज की। यानी कि आप इसमें टीचिंग के लिए भी मस्ट है, यानी टीचिंग के लिए तो क्या है, ये नेट का जो भाई पेपर है वो टीचिंग के लिए तो क्या है, मस्ट है बिल्कुल। रिसर्च के लिए भी एक तरह से भाई इसका बहुत बेनिफिट है, क्योंकि एंट्रेंस क्वालिफाई करना क्या होता है, बहुत मुश्किल, ठीक है बात, क्योंकि एंट्रेंस में भाई आपके पास टाइम कम होता है, क्वेश्चंस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और इतना ईजीली फिर भाई हम वो एंट्रेंस में हम उतना स्कोर कर नहीं सकते जितनी वेटेज किन को मिलती है, नेट JRF वाले को। आप ये सोचें कि जो नेट JRF वाले बच्चे होते हैं ना, अगर मान लिया एंट्रेंस 100 नंबर का है, हमारे टाइम पे तो भाई एंट्रेंस के 100 मार्क्स आपके वैसे काउंट कर लिया करते कि इसका नेट क्वालिफाइड है ना, इसके 100 में से 100 लग जाएंगे, ठीक है बात। और अगर मान लिया भाई आप खुद सोचें, जो जिसकी खूब अच्छी तैयारी होगी वो भी एंट्रेंस में नेगेटिव मार्किंग के साथ तकरीबन 60 नंबर स्कोर कर लेगा, 100 तो उसके लगने ही नहीं भाई, ठीक है। तो इसीलिए जब मेरिट बनती है तो नेट JRF वाले भाई, क्योंकि उनके मार्क्स लगते हैं ज़्यादा। कई यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, नेट JRF वाले क्या होते हैं, एंट्रेंस के 100 में से 100 लग जाते हैं, और नेट वाले के 100 में से 80 लग जाते हैं तकरीबन। कईयों में क्या होता है भाई, नेट JRF वाले के 100 में से 90 लग जाएंगे, नेट वाले के 80 लग जाएंगे। लेकिन बात यह है कि नेट और JRF के तकरीबन ये मानो कि भाई 80 से लेकर 100 के बीच में मार्क्स लगते हैं, और उनको एंट्रेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और आपको पता है विद नेगेटिव मार्किंग भाई इतने नंबर स्कोर करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए जब मेरिट लगती है तो ओवरऑल वेटेज में बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं, कौन भाई, जो नेट JRF वाले। और इसी वजह से एंट्रेंस वालों के एडमिशन बहुत रेयर होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं। दूसरा, यूनिवर्सिटीज उनको भाई प्रेफर भी कम करती हैं, उनको ये पता है इनके पास भाई कोई फेलोशिप तो है नहीं, ठीक है। तो भाई डेफिनेटली अगर भाई इनके पास फेलोशिप नहीं है तो ये इनको भाई मतलब ये फाइनेंशियल स्टेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये पैरेलल में कहीं ना कहीं टीचिंग करने की ट्राई करेंगे, और उसकी वजह से डेफिनेटली इनकी जो एक तरह से परफॉर्मेंस है इन रिसर्च वर्क वो क्या होगी भाई, सफ़र होएगी। इसीलिए भाई वो उनको अगर वो मान लिया मेरिट में किसी तरीके से ऊपर आ भी गए ना, तो उनको वो इंटरव्यू वगैरह में बाहर करने की ट्राई करते हैं। समझे मेरी बात आप, ओके ठीक है। और भाई मैं आपको बताऊं रिसर्च के अंदर भाई, ठीक है, अच्छा एक बात आप ध्यान रखें भाई, रिसर्च के अंदर एंट्री के लिए नहीं है, PhD में जब आप एडमिशन लेते हो, ठीक है, तो आपको फेलोशिप मिलती है। पता होगा ना आपको इस चीज़ का, नेट का स्कोप पढ़ रहे हो ये, ठीक है, कि रिसर्च की फील्ड में क्या क्या फायदा होता है। देखो एग्जेम्पशन दोनों को होती है, नेट वाले को भी और JRF वाले को भी। आपको बताइए डिफरेंस क्या होता है नेट में और JRF में। लेकिन JRF वाले को क्या मिलती है, उसका एडमिशन भी होएगा और उसको पर मंथ भाई फेलोशिप भी मिलेगी। और ये फेलोशिप भाई मैं आपको बताऊं आज के टाइम पे तकरीबन ये मानो 35,000 के आसपास है।
अगर आपका HRA वगैरह इसमें इसके अंदर ऐड कर देते हैं ना, तो 35,000 के आसपास ये मानो आपको भाई 5 साल तक ऑन एन एवरेज फेलोशिप मिलती है। आप खुद सोचें भाई, जो ये नीट जेई है या IIT जेई है, नीट है जेई है, ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ते हैं, इज़न्ट इट? ऐसा नहीं गवर्नमेंट आपको पैसे देगी भाई, लेकिन अगर आपने नेट JRF का एग्ज़ाम पास कर रखा है और आप भाई आपने JRF पास कर रखा है और आप कहीं से PhD कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपको पैसे देती है पढ़ने के, इज़न्ट इट? उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि भाई गवर्नमेंट को ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? जब ये कोविड आ रखा था भाई, ठीक है, तो दुनिया भर की जो लेबोरेटरीज हैं वहाँ पर इसके बारे में भाई क्या चल रही है? रिसर्च। तो फॉर एग्जांपल हो सकता है भाई इंडिया के अंदर कोई यूनिवर्सिटी, वहाँ पर कोई बायोटेक की कोई लैब हो, वहाँ पर ऐसा कोई ना कोई इसके लिए कोई मेडिकेशन तैयार हो जाए, इज़न्ट इट? कोई इसके भाई एंटीडोट तैयार हो जाए, ठीक है? तो गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए ये फेलोशिप आपको प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट से। अदरवाइज आपको पता है एक पैसा निकालना बहुत मुश्किल होता है, इज़न्ट इट? तो भाई ओके, तो भाई रिसर्च के लिए आप ये देखें कि अगर आपने नेट JRF पास कर लिया ना, तो नेट वाले को भी एग्जेम्पशन है और JRF वाले को भी क्या है? एग्जेम्पशन है। लेकिन JRF वाले को क्या मिलती है? फेलोशिप मिलती है। ये भैया मैंने आपको बताया तकरीबन 35,000 HRA मिला के तकरीबन 35,000 रुपये आपको फेलोशिप मिलेगी 5 साल तक। तो आप कहोगे भाई अगर किसी का नेट रह जाए तो एग्जाम में, क्योंकि जो मेरिट में ऊपर आते हैं, मान लिया 500 सीटें हैं तो 250 बोल देंगे नेट और 250 क्या बोल देंगे? JRF। तो जो 250 JRF हैं वो तो भाई सिक्योर होगी, लेकिन जो 250 नेट वो क्या करें? उन्होंने मान लिया अगर PhD में एडमिशन ले भी लिया तो वो फिर भाई किस तरीके से प्रोसीड करें? तो भाई मैं आपको बताऊं, अगर वो भाई JRF सिक्योर नहीं कर पाए उन्होंने, लेकिन एटलीस्ट क्या सिक्योर कर लिया? नेट सिक्योर कर लिया, तो फिर जो गवर्नमेंट ऑफ भाई क्या बोलते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो फर्दर फेलोशिप प्रोवाइड करती हैं, वो कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करती। जैसे भाई हमारी नहीं, जो हरियाणा सरकार है, ठीक है, उसकी भी एक फेलोशिप होती है जो पंचकुला से आती है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आती है एक फेलोशिप भाई, उसको बोलते हैं DST फेलोशिप। क्या बोलते हैं उसको? DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फेलोशिप होती है। उसको बोलते हैं HSC/ST JRF। उसकी फेलोशिप कम होती है, ठीक है, उसकी फेलोशिप होती है तकरीबन भाई 20,000 के आसपास, इज़न्ट इट? लेकिन आपने सिर्फ क्या बोलना है कि भाई मैंने सेंट्रल JRF के लिए अप्लाई किया था और मैं JRF सिक्योर नहीं कर पाया, लेकिन मैंने एटलीस्ट क्या सिक्योर कर लिया है? नेट मैंने सिक्योर कर लिया है। तो क्या भाई आप मुझे फेलोशिप प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर PhD? तो वो ये कहेंगे कि अगर आप हरियाणा से PhD करते हो, भाई जो स्टेट का है, जिस स्टेट से आप हो, अगर आप हरियाणा से PhD करते हो ना तो हम आपको फेलोशिप देंगे। लेकिन उनकी कुछ सीटें होती हैं, मान लिया उनकी सीटें भाई, मान लिया 10 सीटें हैं HSC/ST JRF की, और उस साल ये मानो 15 बच्चों ने अप्लाई कर दिया, तो 10 बच्चों को क्या मिल जाएगा? स्टेट JRF। यानी ड्यूरिंग PhD अब उनको कौन फंड कर रहा है? उनको स्टेट गवर्नमेंट, हरियाणा सरकार। ओके, फिर आप ये कहोगे भाई अगर मान लिया हमारी किस्मत खराब है और हम भाई ना तो सेंट्रल JRF कर पाए और हमारा नेट रह गया और भाई स्टेट JRF हमको नहीं मिल पाया, हम उन 5 बच्चों में रह गए, तब क्या हमको भी फेलोशिप नहीं मिलेगी? तब भी आपको फेलोशिप मिलती है। जो डिफरेंट कंपनीज होती हैं वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के उसका जो वर्क होता है उसको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में भी आउटसोर्स कर देती हैं। मान लिया कोई कंपनी है, सैमसंग है, उनको कोई ग्लास तैयार करवाना है, ठीक है बात, अरे भाई कोई उनको ऐसा ग्लास चाहिए, ठीक है, जो बहुत ही हार्ड हो, मतलब बेटर क्वालिटी का ग्लास, और उनकी R&D मानो बिल्कुल भाई एग्जॉस्टेड है, तो वो यूनिवर्सिटीज़ में भाई एक प्रोजेक्ट भेज देते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई वो किसी प्रोफेसर से बात करेंगे जिसका ग्लास वर्क पे काम हो। वो भाई अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे और किसी प्रोफेसर से बात करेंगे जिनका ग्लास वर्क के ऊपर काम हो, और उन्हें क्या बोलेंगे कि भाई हमको इस क्वालिटी का हमको ग्लास चाहिए, ठीक है, बनेगा नहीं बनेगा बाद की बात है, लेकिन आप ट्राई करें, हम आपको भाई 5 साल का आपका प्रोजेक्ट है और हम आपको भाई 50 लाख रुपए देंगे, ठीक है बात, उसमें से 20 लाख के आप इंस्ट्रूमेंट परचेज कर सकते हैं और 30 लाख से आप भाई कोई असिस्टेंट हायर कर सकते हैं। तो वो जो प्रोफेसर होएगा 20 लाख के, तो वो क्या कर लेगा, वो इंस्ट्रूमेंट परचेज कर लेगा और फिर वो कोई रिसर्च एसोसिएट हायर कर लेगा। और वो रिसर्च एसोसिएट कौन होता है? जो नेट वाले बच्चे हैं जिनका PhD में एडमिशन तो रखा है, लेकिन ना जिनके पास सेंट्रल JRF, ना जिनके पास भाई स्टेट JRF, ठीक है,
वो उसको बोलेगा कि भाई मैं तुम्हें हर महीने 25,000 रुपये, 30,000 रुपये, जितने का भी वो प्रोजेक्ट है उतने में मैं भैया आपको पर मंथ पे करूँगा, आपने मेरी इस काम में हेल्प करनी है। उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट फेलो। ठीक है बात। यानी अगर आप सेंट्रल जेआरएफ या स्टेट जेआरएफ आप भाई कवर नहीं कर पाए, तब आपको क्या मिल सकता है? प्रोजेक्ट फेलो। ठीक है, यानी आपको भाई इजंट इट। ठीक है, फिर आप ये कहो कि नहीं भाई हमारी किस्मत खराब है, हमको प्रोजेक्ट भी नहीं मिला। ठीक है बात भाई, प्रोजेक्ट वहाँ पर भाई या तो उस टाइम पे उस डिपार्टमेंट में था नहीं भाई, और था तो भाई ये मानो जितने थे प्रोजेक्ट वो सारे भाई किसी ने ले लिए थे। ठीक है, तब क्या किया जाए? तब भाई एक बात और भाई, प्रोजेक्ट फेलो की जो सैलरी होती है एक तरह से वो इवन जेआरएफ से ज़्यादा भी हो सकती है और भाई कम भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि वो प्रोजेक्ट भाई कितने रुपए का है। ओके, फिर आपको भाई नहीं हमको तो कुछ भी नहीं मिला, अब हम क्या करें? तो भाई जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है ना, उनके यूआरएस भी होते हैं। क्या होते हैं? उसको बोलते हैं यूआरएस, यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप। जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फिर यूआरएस प्रोवाइड करती हैं। समझे बात? वो होता है 10-12 हज़ार के आसपास, लेकिन भाई कुछ ना मिले उसे तो क्या है, ये बैटरी है। ठीक है, तो बहुत चांसेस है भाई, अगर आपका सेंट्रल जेआरएफ रह गया तो आपको क्या मिल जाएगा? स्टेट जेआरएफ। अगर आपको स्टेट जेआरएफ नहीं मिला तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रोजेक्ट फेलो। और अगर आपको भाई प्रोजेक्ट भी नहीं मिल पाया तो आपको क्या मिल जाएगा? यूआरएस। ओके, ये तो भाई इसके तो बहुत ज़्यादा चांसेस है। ओके, और इसके बाद अगर अब आपको भाई इनमें से कुछ भी ना मिले, तब मैं आपको भाई गाइड करूंगा कि आप पीएचडी में एडमिशन ना लें, क्योंकि पीएचडी में आपको भाई केमिकल्स खरीदने पड़ते हैं, आपके भाई और भी एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, वो सारे एक्सपेंसेस भाई जेब से करना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। फिर आप ट्राई करें नेक्स्ट ईयर या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है बात, तो ये तरीका होता है। ओके, तो भाई रिसर्च में भाई आपको पता लग गया। ठीक है, और मैंने आपको बताया था इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में एज कोई रिक्वायरमेंट तो इसकी है नहीं, लेकिन भाई वो प्रेफर करते हैं नेट जेआरएफ वाले बच्चे को। ठीक है, अगर आप भाई जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज उनके अंदर आप एंट्री करना चाहते हो। ओके, अब हम देखते हैं भाई जो स्कोप किसका है, आईआईटी गेट का क्या स्कोप होता है। ओके, आईआईटी गेट का भाई क्या स्कोप होता है। देखो नेट का तो स्कोप हमको पता लग गया भाई कि टीचिंग में फायदा है, रिसर्च में भी फायदा है, और भाई इंडस्ट्रीज में भी। आईआईटी गेट का टीचिंग में कोई फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि टीचिंग के लिए कोई कंडीशन नहीं होती कि आपके पास गेट होना चाहिए। आपके पास गेट है नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टीचिंग में हाँ भाई, आप किसी प्राइवेट कॉलेज में आप भाई टीच कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो वहाँ पर आपका जो रेज्यूमे है उसको स्ट्रॉन्ग करने में डेफिनेटली हेल्प करता है, लेकिन इसकी कोई एज सच रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसलिए आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर भाई गेट मैंने क्या लिखा हुआ है, सिर्फ रिसर्च एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है बात, कि भाई आप इससे आप रिसर्च और इंडस्ट्रीज के अंदर एंट्री कर सकते हो। रिसर्च में एंट्री कैसे कर सकते हो भाई? रिसर्च में एंट्री पॉइंट होता ही क्या है? रिसर्च का एंट्री पॉइंट बताओ क्या था आपके पास? पीएचडी। पहले आपको भाई पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा, और भाई पीएचडी के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे नेट वालों क्या होती है एग्जाम्पशन, समझे बात, वैसे ही गेट वालों को भी क्या होती है एग्जाम्पशन। हालांकि भाई इनके मार्क्स कम लगते हैं। मान लिया जेआरएफ वाले के मार्क्स, एक तो जेआरएफ वाला बच्चा अप्लाई करे पीएचडी के लिए, एक गेट वाला। तो जेआरएफ वाले के अगर मान लिया भाई मार्क्स लग गए 100 में से 100, तो गेट वाले के मार्क्स लग जाएंगे 100 में से 70 या 80, लेकिन उसको एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई एग्जाम्पशन जो है पीएचडी के लिए वो आईआईटी गेट वाले को भी होती है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखें भाई कि यहाँ पर वेटेज क्या होती है, इसकी कम होती है। और एक बार आपने भाई इसके बेसिस पे आपने भाई पीएचडी में एडमिशन ले लिया, समझे बात, तो यहाँ भी वही बात है कि आपको भाई फेलोशिप मिल भी सकती है और ना भी मिले। ठीक है, एक तो आपको मिल सकता है गेट जेआरएफ, अगर आपको भाई अगर आपके गेट में अच्छी रैंक है तो आपको क्या मिल सकता है? गेट जेआरएफ। ठीक, उसमें आपको क्या मिलेगी? उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आपको फेलोशिप देगी। और अगर आपको भी गेट जेआरएफ नहीं मिला तो यहाँ पर आपको HSCST जेआरएफ आपकी उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। HSCST जेआरएफ यानी स्टेट लेवल जेआरएफ के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? कम से कम नेट होना चाहिए। समझे बात, गेट के बेसिस पे आपको भाई स्टेट जेआरएफ नहीं मिल सकता। तो आप समझ गए बात
कि गेट के बेसिस पे आपको या तो क्या मिल जाएगा, गेट JRF, या फिर आप क्या बन सकते हो, प्रोजेक्ट फेलो, या क्या मिल जाएगा आपको, URS। लेकिन आप भाई PhD में एडमिशन ले सकते हो और आपको भी कहीं ना कहीं इसकी क्या बोलते हैं, इसका बेनिफिट रहेगा। ठीक है, ओके। अब आपका हो गया भाई, ठीक है, हमने इनका स्कोप हमने पढ़ लिया। और इंडस्ट्रीज में मैं आपको बताऊं भाई, IIT गेट का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है इंडस्ट्रीज में। मैं आपको बताऊं, अगर एक बच्चा भाई नेट वाला जाए और एक जाए भाई कौन सा, गेट वाला, क्योंकि गेट भाई कौन करते कंडक्ट, IIT, तो गेट वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। समझे मेरी बात भाई, IIT गेट वाले को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंडस्ट्रीज वाले, क्योंकि ये एक टेक्निकल एग्जाम होता है। समझे बात भाई। तो इसके दो फायदे हो गए ना, कौन कौन से, रिसर्च और इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये हो गया इनका भाई स्कोप। अब हम देखते हैं इनका स्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रक्चर में भाई क्या है, पहले हम देखेंगे नेट JRF का स्ट्रक्चर भाई। ठीक है, कि जो नेट JRF का स्ट्रक्चर है वो ये हमने भाई कितने पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर रखा है नेट के एग्जाम को। ठीक है बात, सॉरी भाई, नेट का एग्जाम मतलब ये कितनी बारी होता है और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो पहले आप देखो भाई कि आपको नजर आएगा यहां पर कि नेट का जो पेपर होता है ये तो अच्छा है ना, इजंट इट। इसमें हम आपको नहीं है एनिमेशन वगैरह नहीं है, जैसे भाई जो यूनिट सेल वगैरह है आपको वो सारी भी दिखाई दे सकती है। इसका फायदा ये है कि कोई ग्राफिक है, कोई एनिमेशन है, वो हमें यहाँ पर आपको, जैसे रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है NMR के अंदर, उसको समझाना हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो मैं इसीलिए इसके ऊपर इतना फोकस कर रहा हूँ, इससे हमारा जो टीचिंग का जो स्टैंडर्ड वो और भी अपलिफ्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है भाई, ठीक है। तो भाई पहली बात तो जो नेट का एग्ज़ाम होता है वो साल में 2 बार ही होता है। आपको पता होगा, एक बारी भाई अभी कोविड की वजह से आपको पता है पिछले साल और भाई इस साल एक बार ही हुआ है। ठीक है, नहीं तो नेट का एग्ज़ाम क्या होता है साल में 2 बार, एक बारी जून में, एक बारी क्या होता है दिसंबर के अंदर। ठीक है, और जून वाला जो एग्ज़ाम होता है मतलब आमतौर पे कहते हैं कि भाई फलां एग्ज़ाम मुश्किल आता है, फलां एग्ज़ाम ईजी आता, नहीं ऐसा नहीं होता। दोनों एग्ज़ाम सेम जो कमेटी है वो तैयार करती है, दोनों एग्ज़ाम का जो भाई स्टैंडर्ड होता है वो एक ही होता है। ठीक है बात। और यानी साल में एग्ज़ाम तो क्या होता है, ये 2 बार साल में क्या होगा आपका एग्ज़ाम होएगा, इजंट इट। तो हम भी फिर 2 बैच ही साल में भाई करते हैं कंडक्ट। हमारा पहला बैच कब होता है, जैन से लेके मई तक, और हमारा दूसरा बैच होता है जुलाई से लेके नवंबर तक। जैन से मई वाला बैच हमारा किसके लिए होता है, जून वाले पेपर के लिए, और जुलाई से नवंबर वाला बैच हमारा भाई किसके लिए होता है, दिसंबर वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो भाई ऐसा नहीं है कि ये होता है ना कि भाई कि हमने भाई रोल नंबर हमने गलत फिल कर दिया था, ये हो गया था, वो हो गया था, तो भाई 12 साल में मेरा नहीं लगता, ये 6 महीने मेरा लगता है। तो आप आराम से बार बार इसको ट्राई कर सकते हो। समझे बात, इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर एग्ज़ाम आपका ख़राब भी हो जाए, ठीक है, कोई गलती अगर हो भी जाती भाई, तो आप बिल्कुल, आपको 1 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है। 6 महीने में भाई ये मेला फिर से भर जाता है, फिर से अपना जो पोटेंशियल उसको ट्राई कर सकते हो। ओके, तो अब हम देखते हैं इसका भाई स्ट्रक्चर। तो जो नेट का एग्ज़ाम होता है, ये दोनों एग्ज़ाम मैं आपको बताऊं भाई, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। जो पार्ट ए होता है ना, सॉरी, जो पार्ट ए होता है इसमें आपका आता है जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, अगर आपका कोई भाई भैया आपने कभी CGL वगैरह का आपने एग्जाम दिया हो तो वहां पर क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन कौन से आते हैं, रीजनिंग के। इसमें मोस्टली क्या होता है, मैथमेटिक्स। इसमें AP सीरीज, GP सीरीज, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, समझे बात, या रीजनिंग भाई, जनरल रीजनिंग, उस टाइप के क्वेश्चन कहां पर आते हैं, पार्ट ए के अंदर। ठीक है, और पार्ट ए के अंदर भाई मैं आपको बताऊं, इसके अंदर आपसे पूछते हैं टोटल 20 क्वेश्चन। कितने, और भाई इनमें एक क्वेश्चन क्या होता है, 2 नंबर का। लेकिन इन 20 में से आप सिर्फ कितने अटेम्प्ट कर सकते हो, 15 क्वेश्चन। आप यहां पर भी सिर्फ 15 क्वेश्चन ही आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है बात। तो आप देखें भाई कि अगर आप 15 अटेम्प्ट कर सकते हो, ओके,
तो 15 इंटू 2 बताओ कितना हो गया हमारे पास ये 30। ओके कई दिन फिर लगा हुआ ना, ठीक है। देखिए ये भी हाईलाइट करना भूल गया था मैं। ओके समझे बेटा। ओके तो भाई 15 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, तो 15 इंटू 2 कितना हो गया भाई 30 मार्क्स। उसके बाद आपका जो पार्ट बी होता है उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं बताओ भाई। पार्ट बी में आते हैं आपके 40 क्वेश्चंस, ठीक है। ओके पार्ट बी में आप क्या आएंगे भाई 40 क्वेश्चंस, और 40 में से आप यहां कितने अटेम्प्ट कर सकते हो 35। ओके तो 35 और ये भी क्या होते हैं, इनमें सारी क्या आती है केमिस्ट्री। तो 35 इंटू 2 ये कितने हो गए भाई 70। तो 70 मार्क्स हो गए इसके और 30 मार्क्स हो गए इसके, यानी कि आपका पार्ट ए और पार्ट बी मिला के आपका कितना होता है 100 मार्क्स का, इजंट इट। ठीक है भाई। और फिर आप देखिए आपका पार्ट सी। भाई पार्ट सी में आपको बताऊं बहुत बड़ी चाय है। आप देखें यहां पर कितने क्वेश्चन आते हैं 60 क्वेश्चंस। आपने करने कितने होते हैं 25 क्वेश्चन। एक होता है 4 नंबर का, तो 25 चौके 100 100। तो भाई आप देखें पार्ट ए और पार्ट बी मिला के क्या आपके, पार्ट ए और पार्ट बी मिला के आपके कितने हैं बताओ भाई। ओके तो पार्ट सी में क्या आपके बताइए 60 क्वेश्चन आएंगे, अटेम्प्ट कितने करने हैं 25। तो भाई 100 आपके मार्क्स ही होंगे, यानी कि आपका टोटल पेपर कितना होता है 200 मार्क्स का। हमने यहां पर सिलेबस कितना करना पता है 300 मार्क्स का। भैया आपका अरे भैया अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो ना 60 से भाई, क्योंकि 60 इंटू 4 40 इंटू 2 20 इंटू 2, तो आपका भैया 300 से ऊपर मार्क्स का बनता है ये ओवरऑल पेपर, समझे बात इजंट इट। लेकिन आपने अटेम्प्ट सिर्फ कितना करना होता है 200 का, लेकिन हम पढ़ेंगे कितना 300 मार्क्स का, ठीक है। 300 नंबर का भाई, यानी जितना सिलेबस रिक्वायर्ड होता है हमको उससे 1.5 गुना सिलेबस ज्यादा करना है, ठीक है बात। ओके तो आप देखो पार्ट सी बहुत बड़ी चाय है, ठीक है। इसमें भाई आप 60 में से, और भाई एक बात और ध्यान रखें कि जो 60 क्वेश्चन आएंगे ना, ठीक है, वो आमतौर पर एक मिसकंसेप्शन और भी है, बच्चे कहते हैं कि भाई ऑर्गेनिक ज्यादा आई हुई थी, ऐसा कभी नहीं होता। आप कभी चेक कर लें भाई 60 क्वेश्चन है नहीं पार्ट सी के अंदर, उन्होंने बाकायदा लिखा हुआ है 20 ऑर्गेनिक के, 20 इनऑर्गेनिक और 20 फिजिकल। सिमिलरली वहां पर जो कितने आ रखे हैं 40 क्वेश्चन पार्ट बी के अंदर, वहां पर भाई 13 13 एंड 14, मतलब भाई 13 13 और 14, मतलब वही वो 14 क्वेश्चन किसी को सकते हैं। लेकिन वहां भी क्या होता है इक्वल, क्या होता है इनका कॉन्ट्रीब्यूशन, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल क्या होता है भाई इक्वल, क्या होता है कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर बच्चे आपको भैया ऐसे क्यों बोलते हैं कि ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा हुई थी, उसकी क्या वजह होती है, क्योंकि भाई आपको पता होगा ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा स्पेस घेरते हैं, इजंट इट। जब आप कभी एक काम करें, देखो इनऑर्गेनिक और जो फिजिकल के उनकी स्टेटमेंट छोटी होती है भाई, न्यूमेरिकल भी है तो वो 2 लाइन में आ गया, 3 लाइन में आ गया, 4 लाइन में आ गया। ऑर्गेनिक में क्या है, अगर आपने भाई पहले जो क्वेश्चन उसके अंदर बेंजीन रिंग है या उसका कोई डेरिवेटिव है, उसके फिर 4 ऑप्शन है, उसमें और डेरिवेटिव बहुत सारे ऑप्शन भाई, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, तो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो बच्चे क्या सोचते हैं भाई, तो मानो भाई अगर पेपर में टोटल क्या है भाई, ये मानो कि 20 पेजेस हैं, तो 10 पेजेस पे क्या होती है अकेली इनऑर्गेनिक और फिजिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, और 10 पे के लेके आते हैं ऑर्गेनिक के। आप काउंट करें, मैं हर बारी मैं भाई बच्चों को ये चैलेंज करता हूँ कि आप मुझे भाई काउंट करके दिखाओ भाई। वो कहते हैं हाँ सर बिल्कुल भाई सेम आए हुए थे, तो उतनी क्या आती है आपकी इनऑर्गेनिक, उतनी आपकी फिजिकल, उतनी आपकी ऑर्गेनिक, उसके अंदर कोई भैया नहीं होएगा। और एक बात और, आपकी भाई स्पेशलाइजेशन कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इन 60 में से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी इसमें से 25 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इन 60 में से आप कोई भी 25 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है कि भाई ऑर्गेनिक वाला ऑर्गेनिक अटेम्प्ट करे, इनऑर्गेनिक वाला इनऑर्गेनिक अटेम्प्ट करे, कोई कंडीशन नहीं है। समझ गए बात, ठीक है। ओके तो भाई हमने कितना पढ़ना है, ये हम जो सिलेबस पढ़ेंगे वो तकरीबन कितना सिलेबस कवर कर लेगा 300 नंबर, यानी कि 1.5 गुना सिलेबस हमको भाई कवर करना है, ठीक है। यानी आपके पास ऑप्शन रहेगा कि भाई आपने
आप उसमें से काफ़ी सारा पोर्शन ना, यानी जो हम आपको पढ़ाएंगे, अगर आप उसका 70% सिलेबस भी कवर कर लेते हो, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत पेश नहीं आनी चाहिए। ओके, ठीक है भाई, ओके। चलो भाई अब हम देखते हैं, भाई IIT गेट, ठीक है। गेट के एग्जाम का भाई पैटर्न क्या होता है? ओके भाई, गेट के एग्जाम में क्या आते हैं? पार्ट ए और पार्ट बी। अब गेट के एग्जाम में क्या है? पार्ट ए में क्या आते हैं? 10 क्वेश्चंस, और पार्ट बी में क्या आते हैं आपके? 55 क्वेश्चंस। और जैसे नेट वाले में था ना कि पार्ट ए में क्या आ रहे थे? पार्ट ए में क्या था? जनरल एप्टीट्यूड, और पार्ट बी में और पार्ट सी में क्या था? ओनली केमिस्ट्री। लेकिन पार्ट सी में क्या थे भाई? 4 नंबर वाले क्वेश्चन थे। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि वहां पर क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, न्यूमेरिकल टाइप्स, इजंट इट। पार्ट बी में क्या होते हैं? थोड़े सिंपल क्वेश्चन जो आपका कम टाइम कंज्यूम करते हैं, इजंट इट। तो जैसे भाई नेट में क्या था? पार्ट ए में क्या थे? जनरल एप्टीट्यूड, और बी और सी में क्या थे? केमिस्ट्री। सिमिलरली IIT गेट के अंदर भी क्या होता है? पार्ट ए में क्या होते हैं? जनरल एप्टीट्यूड, और पार्ट बी में क्या होता है? ओनली केमिस्ट्री। तो यहाँ पर 10 में से क्या होता है? बोलो भाई, यहाँ पर 10 में से 5 क्वेश्चन क्या होते हैं? 1 नंबर के। 5 क्वेश्चन क्या होते हैं भाई? 1 नंबर वाले। तो 5 नंबर इनके हो गए, ठीक है। 5 क्या होते हैं? 2 नंबर वाले, तो 10 ही हो गए भाई। तो पार्ट ए यहाँ पर तो कितना हो गया? 15 मार्क्स का। और पार्ट बी में क्या होते हैं? 55 क्वेश्चन होते हैं टोटल भाई, ठीक है ना। यानी कि टोटल आप जाने 65 क्वेश्चन, 10 आते हैं आपके पार्ट ए में और 55 आपके आते हैं पार्ट बी के अंदर। अब देखो भाई 55 में से 25 क्या 25 क्या होते हैं? 25 क्वेश्चन क्या होते हैं 1 नंबर वाले? तो 25 आपके ये हो गए। और 30 क्या होते हैं? 2 मार्क्स वाले, ये हो गए आपके भाई 60। तो भाई 60 प्लस 25 85, प्लस में 15 क्या हो गया आपके? 100 मार्क्स, इजंट इट। यानी कि IIT गेट के अंदर बताओ क्या होता है भाई? जैसे नेट का पेपर क्या था? नेट का एग्जाम क्या था आपका? 200 नंबर का। IIT गेट का आपका एग्जाम क्या होता है? 100 नंबर का। वहां भी पार्ट ए, यहाँ भी पार्ट ए होता है। वहां भी पार्ट ए में क्या आता है? जनरल एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स। यहाँ भी क्या आता है? तकरीबन जनरल एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स। वहाँ बी और सी में क्या? केमिस्ट्री। यहाँ पर पार्ट बी के अंदर क्या है? केमिस्ट्री। और मैं आपको बताऊँ गेट के क्वेश्चन नेट में रिपीट होते हैं, और नेट के क्या होते हैं? गेट में रिपीट होते हैं, ठीक है। लेकिन कैसे होते हैं? नेट में जो आता है 2 नंबर का, वो गेट में क्या होता है? 1 नंबर का। और नेट में जो 4 नंबर का होता है, वो गेट में क्या होता है? 2 नंबर का। समझ गए बात भाई? ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको भाई इसका स्कोप आपको मालूम हो गया, इजंट इट? ठीक है, अब इसको भाई मिटा तो देते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है भाई। अब हम देखते हैं भाई कि इन एग्जाम्स को पास करने की हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, ठीक है। हमने इन एग्जाम्स को भी कैसे क्वालिफाई करना है, ओके। तो भाई देखो, हमारी स्ट्रेटजी ये रहेगी कि हमने पोस्ट ग्रेजुएट लेवल केमिस्ट्री को टोटल मैंने भाई 8 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है, ओके, इजंट इट। 4 तो आप देखो भाई, 2 तो क्या है? एडवांस्ड। मतलब हम आपको भाई टोटल 8 लेक्चर सीरीज हम यहां पर डिलीवर करेंगे, टोटल 8। आप इसको ऐसे मान सकते हो कि भाई 4 है MSc प्रीवियस के लिए, 4 है MSc फाइनल के लिए, आपकी मर्जी भी वो, इजंट इट। लेकिन पहले आप देखें भाई कि हमने पहले क्या आपका एडवांस्ड फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम 1, एडवांस्ड फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम 2। आप इसको ऐसे माने कि फिजिकल वॉल्यूम 1 तो क्या आपकी MSc प्रीवियस के लिए, समझ गए बात? मतलब हमने भाई, क्योंकि मैंने MSc का सिलेबस भाई अपने अकॉर्डिंग बना रखा है कि भाई इतना पढ़ने के बाद बच्चे को एटलीस्ट MSc का उसको भी MSc की नॉलेज हो जाएगी। तो हाँ, क्योंकि भाई आपको पता है MSc का सिलेबस तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। तो भाई हमने अलग से जो भाई सिलेबस मैच करता है एक तरह से काफ़ी हद तक UGC से, हमने वो तैयार कर रखा है, ओके, ठीक है। तो भाई तो टोटल हमने क्या पढ़नी है? 8 लेक्चर सीरीज। पहली बताओ क्या रहेगी? एडवांस्ड फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम 1, एडवांस्ड फिजिकल वॉल्यूम 2। और ये आपने इसी ऑर्डर में पढ़नी है। फिर क्या है?
एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1, एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 2, ठीक है। और उसी तरीके से फिर हमने जो ऑर्गेनिक है वो भी हमने 2 सेक्शंस में डिवाइड कर रखी है, सॉरी 2 वॉल्यूम्स में डिवाइड कर रखी है, एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1, एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 2। और फिर वही स्पेक्ट्रोस्कोपी, जब आपने देखा होगा ना आपकी एमएससी में क्या होता है, 3 तो क्या होती हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, और एक क्या होती है आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हम भाई जनरली पढ़ाएंगे, हमने स्पेक्ट्रो को भी क्या कर रखा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एडवांस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी वॉल्यूम 1, एडवांस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी वॉल्यूम 2, ठीक है बात, ओके। अरे बोलो भाई, तो आपने इनको इसी ऑर्डर में पढ़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले आपको क्या पढ़ाई जाएगी, पहले आपको पढ़ाएंगे एडवांस्ड फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, फिर भाई इनऑर्गेनिक की वॉल्यूम्स आएंगी, फिर ऑर्गेनिक की वॉल्यूम्स, और आप लास्ट में स्पेक्ट्रोस्कोपी की वॉल्यूम, ठीक है बात, ओके। अब आप ये देखें भाई, एडवांस्ड फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम 1, इसमें इनके जो फिजिकल का जो आपका सिलेबस है वो हमने 2 वॉल्यूम्स में डिवाइड कर रखा है। तो पहले आप देखें वॉल्यूम 1 के अंदर क्या क्या है, यहां पर आप देखोगे भाई टोटल यहां पर क्या है, 7 चैप्टर्स, ठीक है। उसमें आपका क्या है, मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्स। देखो इसकी वजह क्या होती है भाई, आपको पता है बिना मैथमेटिक्स के आप केमिस्ट्री को नहीं सीख सकते, क्योंकि आप भाई क्वांटम पढ़ रहे हो, ठीक है, और आपको नहीं पता कैलकुलस क्या होता है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पता, आपको डिफरेंशिएशन नहीं पता, आपको इंटीग्रेशन नहीं पता, तो आप किसी भी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स को नहीं सीख सकते। और अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स नहीं आती तो आपको केमिस्ट्री नहीं आती भाई, क्योंकि मॉडर्न केमिकल साइंस सारी किसके ऊपर बेस्ड है, क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड, समझे बात। या फिर मान लिया आपको भाई क्या नहीं आती, ग्रुप थ्योरी, तो आपको पता होगा भाई ग्रुप थ्योरी सीखने के लिए आपको क्या सीखने पड़ते हैं, ग्रुप्स, अरे भाई मैथमेटिक्स वाले, और मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। अगर आपको मैट्रिक्सेस एंड डिटर्मिनेंट्स नहीं आती, आपको क्या नहीं आती, ग्रुप थ्योरी, ग्रुप थ्योरी नहीं आती आपको स्टीरियो नहीं आती, स्टीरियो आपको नहीं आती, आपको ऑर्गेनिक नहीं आती, बात आपको पहले पढ़ रही है। तो आप खुद सोचें भाई, ऑलमोस्ट सारी की सारी जो केमिस्ट्री होती है उसको सीखने के लिए हमको मेनली 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रुप थ्योरी। और इन दोनों को सीखने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले मैथमेटिक्स, कैलकुलस और मैट्रिक्सेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये हमको नहीं आया तो हमको केमिस्ट्री नहीं आएगी, ठीक है बात। इसीलिए हमने पहला चैप्टर हमने क्या ले रखा है, मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्स। फिर हमने भाई क्वांटम मैकेनिक्स के चैप्टर नहीं है वो स्टार्ट कर रखे हैं, ठीक है। पहले क्या आपका ओल्ड क्वांटम थ्योरी, फिर क्या आपका मॉडर्न क्वांटम थ्योरी, फिर आपका क्या है भाई केमिकल बॉन्डिंग, सॉरी क्वांटम मैकेनिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, ठीक है। फिर आपका क्या है केमिकल बॉन्डिंग, अरे भाई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर क्या है, जैसे क्वांटम खत्म होगी आपकी, फिर क्या पढ़ेंगे आपको ग्रुप थ्योरी, ठीक है बात, ग्रुप थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर सिमेट्री, स्पेक्ट्रल एंड केमिकल एप्लीकेशंस। और भाई एडवांस्ड फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 में लास्ट चैप्टर आपका क्या होएगा बताइए, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, ठीक है भैया। तो आपकी है वॉल्यूम 1। फिर आप देखो वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 2 में क्या है, पहला क्या होगा आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रिया, समझे बात, सरफेस एंड कोलाइड्स, पॉलीमर केमिस्ट्री, और लास्ट में क्या होगा आपका स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि भाई 7 और 7 टोटल भाई 14 चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे। ये 14 चैप्टर्स आप इसको ऐसे मान सकते हो कि भाई पहले 7 तो क्या है एमएससी प्रीवियस के लिए, और बाद के 7 क्या है एमएससी फाइनल के लिए, और नेट के लिए क्या है सारे के सारे ये कंप्लीट, ओके। ये 14 चैप्टर्स आपने पढ़ने पड़ेंगे, बात आपको पहले पढ़ रही है, वेरी गुड, ठीक है। अब थोड़ा मैं इसका यूज टू होने लगा मुझे लग रहा है, ओके। फिर क्या है एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो भाई जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो मैं आपको बताऊँ हमने बांट रखी टोटल भाई 16 चैप्टर्स के अंदर, ठीक है बात भाई। 16 में से पहले आप ये देखें, ठीक है, एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1, 8 तो क्या है वॉल्यूम 1 में, और 8 क्या है वॉल्यूम 2 के अंदर। चैप्टर 1 क्या होगा आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल पीरियोडिसिटी, अरे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, हिस्ट्री, डेफिनेशन एंड नोमेनक्लेचर। 4th क्या होगा थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 5th क्या होगा आइसोमेरिज्म वाला चैप्टर। 6th क्या होगा स्टेबिलिटी वाला। 7वां रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। 8वां भाई इलेक्ट्रॉनिक और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये आपका क्या भाई
ये वॉल्यूम 1 आपकी, ठीक है। आपको अपने आप नजर आ गया हो भाई, इसमें आपका ऑलमोस्ट एमएससी का सारा सिलेबस कवर अप होने लग रहा है, ठीक है। फिर आप देखें भाई वॉल्यूम 2 के अंदर यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, केमिस्ट्री ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एसिड्स एंड बेसिस, क्लस्टर कंपाउंड्स, और लास्ट में क्या होगा आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। यानी ये आपने कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 16 चैप्टर्स आपको पहले पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये मैं आपको बताऊं, जितना आपको नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए मैं बेटा प्राचीन काल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ भाई, आई हैव बीन टीचिंग केमिकल साइंस सिंस एंशिएंट टाइम्स। मैं प्राचीन काल से पढ़ा रहा हूँ भाई, मैंने मौर्य काल में पढ़ाया है, हड़प्पा युग में मैंने पढ़ाया बच्चों को, ठीक है बात, ओके। तो मैं आपको ये बात भाई यकीन से बोलता हूँ कि ये सिलेबस ज़्यादा है, इतना सिलेबस करने की ज़रूरत होती नहीं है अगर आप, लेकिन आपके पास चॉइस रहेगी। आप अगर इसका 70% सिलेबस कर लेते हो तो वो इंडिया टॉप 10 करने के लिए क्या है, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है बात। लेकिन आपके पास एटलीस्ट चॉइस तो रहे, ठीक है। फिर क्या भाई, एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 2, देखो वॉल्यूम ऑर्गेनिक के अंदर दिक्कत क्या होती है, इसके अंदर वो दिक्कत ही होती है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। आपको यहां पर एज इट इज यहां पर नाम नहीं लिखा मिलेगा चैप्टर्स का, ठीक है, जो आप भाई देखते हो। अच्छा आप मुझे बताओ, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कोई आपको मेन ग्रुप कंपाउंड्स पढ़ा दे और फिर आप ये कंप्लेंट करो कि हमको एस ब्लॉक पी ब्लॉक नहीं पढ़ाए। अरे भाई एस ब्लॉक पी ब्लॉक का नाम ही तो क्या होता है, मेन ग्रुप कंपाउंड्स, इजंट इट। तो सिमिलरली भाई देखो मैं आपको बताऊं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दिक्कत ये होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको बच्चों को इसलिए आती है क्योंकि वहाँ पर मैटर इतना ज़्यादा स्कैटर्ड होता है कि हमको समझ में नहीं आता उसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। और यूजुअली आप बुक्स देखोगे ना, उनमें जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही बेकार होता है, मतलब ओड क्लासिफिकेशन होता है, जो भाई सीखने के लिए अच्छा नहीं होता। लिखने के लिए क्या वो अच्छा है, लेकिन सीखने के लिए अच्छा, वो भाई स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं है, समझे बात। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बताऊं भाई, मेनली उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अरे वॉल्यूम्स नहीं, अगर मैं ऑर्गेनिक के कंटेंट को पार्ट्स में बांटना चाहूं तो उसके 2 ही पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से बताओ, एक होता है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ 2 ही पार्ट्स में बढ़ती है, स्ट्रक्चर एंड बोलो भाई बॉन्डिंग, और एक क्या होती है, ऑर्गेनिक रिएक्शन, दैट्स इट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ 2 पार्ट्स में बढ़ती है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक रिएक्शन, सिर्फ ये। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में क्या होता है, इसमें आप वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो जो आपको ऑर्गेनिक रिएक्शंस को सीखने के लिए चाहिए। यानी इस पार्ट को सीखने के लिए आप इस पार्ट को अकेला पढ़ सकते हो, इसको आप अकेला पढ़ सकते हो भाई, इसको आप अकेला नहीं पढ़ सकते। आप ये पढ़ के ही ये पढ़ सकते हो, मतलब स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग को अकेला सीखा जा सकता है, लेकिन ऑर्गेनिक रिएक्शंस को अकेला सीखा जब तक कि आपको क्या नहीं आता, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। समझ गए बात, क्योंकि यहां पर आप अरे भाई टोटोमेरिज्म है, मिजोमेरिज्म है, रेजोनेंस इफेक्ट है, एरोमेटिसिटी है, बात आपको पहले पढ़ रही है, इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, समझे बात, होमोटोपिक, आइसोटोपिक, एनेंशोटोपिक ग्रुप्स, होमोटोपिक फेसेस, रिएक्शन स्टीरियोकेमिस्ट्री, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आप कहाँ पढ़ते हो, यहाँ। और क्या वो सारे आपको भाई यहाँ यूज नहीं करने पड़ते क्या? देखो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हमको 2 ही तो बातें यूज करनी पड़ती हैं, एक तो अटैक कहाँ होना है, दूसरा वो जो कंपाउंड बनेगा उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, इजंट इट। तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग जो है ये हमने टोटल 4 चैप्टर्स में बांट रखा है। क्या यहां पर देखोगे ना, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग क्या कर हमने वही 4 चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है। कैसे बताओ, कौन था, मतलब इस यहां पर 4 तक आपका क्या बताओ क्या चलेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड नोमेनक्लेचर। चैप्टर 2 क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 3 क्या है बोलो भाई, देखो पहले में हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन, हिस्ट्री और भाई इसका सारे का सारा नोमेनक्लेचर। लेकिन
डेफिनेशन पढ़ेंगे हम हिस्ट्री और नोमेनक्लेचर, लेकिन नोमेनक्लेचर में हम स्टीरियोकेमिकल नोमेनक्लेचर छोड़ देंगे। अरे ZE और R या S उसको छोड़ के हम सारे का सारा क्या पढ़ लेंगे यहाँ पर नोमेनक्लेचर, चाहे आपके स्पीरो कंपाउंड्स हैं, चाहे आपके इंक्लूडिंग बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। बात आपको पहले पड़ गई, ठीक है। फिर आप देखो भाई, फिर क्या आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पर आपने क्या पढ़ना पड़ता है, यहाँ पर आप पढ़ते हो अरे ये टोटोमेरिज्म है, रेजोनेंस इफेक्ट है, समझे बात भाई, रेजोनेंस है, मिजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, बात आपको पहले पड़ गई भाई। या आपकी भाई एरोमेटिसिटी है, इंडक्टिव इफेक्ट है, समझे बात, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन होते हैं, एच बॉन्डिंग होती है, वंडर वाल इंटरेक्शंस होते हैं, समझे बात। वो सारी चीज़ें वो आपने कहाँ पढ़नी पड़ती है बताओ भाई, बताओ। और आपको ये यूज, क्या आपको ये यूज नहीं करनी पड़ती क्या आगे? बिल्कुल। फिर आप देखो भाई ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। अब देखो भाई ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। तीसरा पार्ट क्या होगा आपका? रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो मैं आपको बताऊं, रिएक्शन मैकेनिज्म दो टाइप का होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म अप्लाइड, रिएक्शन मैकेनिज्म स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी एस्पेक्ट्स। एक तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होते हैं, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म उसके क्या भाई, रिएक्शन मैकेनिज्म के स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी एस्पेक्ट्स। और एक क्या होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म अप्लाइड। तो ये होता है ना जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है, ये इसका एक नाम और भी होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म अप्लाइड। ये सारा क्या होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म। लेकिन यहां पर आप रिएक्शन मैकेनिज्म अप्लाइड पढ़ते हो, समझे बात। लेकिन इसके अंदर हमने पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, रिएक्शन मैकेनिज्म के स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी एस्पेक्ट्स, कि भाई ओ कि रिएक्शन कांस्टेंट्स क्या होते हैं, समझे बात भाई। अरे भाई आपको पता ना, सब्स्टिट्यूएंट्स एंड रिएक्शन कांस्टेंट्स, नाम सुना होगा आपने भाई, समझो। टाफ्ट इक्वेशन है, हैमट इक्वेशन, बात आपको पहले पढ़ रही है। या भाई कौन ग्रुप ऑर्थो डायरेक्टिंग, कौन ग्रुप भाई मेटा डायरेक्टिंग है, वो सारे जो भाई या भाई रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, उनकी स्टेबिलिटी, मेरी बात आपको पहले पढ़ रही है। कार्बोकैटायंस हैं, कार्बो एनायंस हैं, वो सारी चीजें, उनमें से कौन लेस रिएक्टिव, कौन उनमें से भाई मोर रिएक्टिव है, वो सब चीजें आपने पढ़नी पड़ेंगी। ओके, ठीक है भाई। ओके, तो हम इसमें हम पढ़ेंगे। और फिर देखो भाई, और एक बार जो मैंने पढ़ लिया, अब ये तो 3 चैप्टर थे ना ये, अरे फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां से आपको प्राइमरली पता क्या पता लगता है कि अटैक कहाँ होना है। इन तीनों में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको यूज करके आप क्या मालूम करते हो कि कौन सी साइट लेस रिएक्टिव, कौन साइट क्या है मोर रिएक्टिव, कौन कहाँ जुड़ेगा। लेकिन भाई आपको पता है एक अटैक से एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनता, उससे कई सारे प्रोडक्ट्स तैयार हो सकते हैं, इजंट इट। तो उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है वो हमको बताओ, फिर कहाँ से मालूम पड़ता है बताओ। उसके लिए हमारा बताओ कौन सा हमारा चैप्टर होता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये 4 चैप्टर होते हैं ना जो मैं आपको बताऊं, ये बताओ कौन से होते हैं, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। ये भाई मस्ट है, इनको सीखे बिना भाई आप भूल जाओ कि आप कभी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस को सीख सकते हो, नेवर। समझ गए ना बात। यहां पर जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ना भाई, इसमें हमने ये नहीं पढ़ना कि भाई अरे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है भाई S1 1 तो हम यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ेंगे, ये सब कुछ हमने सिर्फ क्या पढ़ना है, रिएक्शन मैकेनिज्म के स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी एस्पेक्ट्स। ओके, अब उन चीजों को अप्लाई कैसे करना है, उन चीजों को भाई आपने बाकायदा रिएक्शंस के ऊपर अप्लाई कैसे करना है। अब ऑर्गेनिक रिएक्शंस को भी पढ़ने के, तो ये आपको पता लग गया, ये 4 चैप्टर्स में है। फिर क्या आपका ऑर्गेनिक रिएक्शंस। अब देखो ऑर्गेनिक रिएक्शंस को पढ़ने के कई तरीके होते हैं। शुरू में भाई रिएक्शंस कम थी, तो पता है इनको कैसे बांटने लगे, नेम रिएक्शंस के बेसिस पे। शुरू में ऑर्गेनिक रिएक्शंस भी बहुत कम थी, अरे एक आध रिएक्शन भाई डेवलप हुई थी, तो जिसने उसको इन्वेंट किया उसी के नाम पे उसका नाम रख दिया भाई रिएक्शन का, इजंट इट। तो उनको सीखना कोई भाई, उनको क्लासिफाई करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो शुरुआत में भाई रिएक्शंस को कैसे बांट दिया करते, नेम रिएक्शंस के बेसिस पे, कि भाई ये रिएक्शन इस रिएक्शन की सब टाइप है, ये भाई डायलाइड रिएक्शन की सब टाइप है। समझे मेरी बात। रिएक्शन थोड़ी ही थी, लेकिन जब रिएक्शन धीरे धीरे बढ़ने लगी तो नेम रिएक्शन से भी बहुत ज़्यादा क्या बन गई, कैटेगरीज। आप समझ रहे हो।
10 रिएक्शंस को तो आप 3 नेम रिएक्शंस, अरे भाई मान 9 रिएक्शन है इन्वेंटेड टोटल, तो आप उनको भाई 3 नेम रिएक्शन से बांट सकते हो, क्योंकि ये 3 तो क्या है, डायलाइड रिएक्शन टाइप है, ये 3 फलाने की 3 ढिमकाने की, बात आपको पल्ले पड़ गई। लेकिन जब ये 1000 रिएक्शन हो जाए तो बांटना कितना मुश्किल हो जाएगा, कितनी सारी क्या होती नेम रिएक्शंस, इजंट इट। और बहुत सारी नेम रिएक्शन नहीं भी होती। तो मान लिया 5000 रिएक्शन है, आप ही मानो हमारे पास क्या टोटल 5000 रिएक्शन है। उन 5000 रिएक्शंस को अगर आप नेम रिएक्शंस के बेसिस पे बांटोगे तो मान ले भाई आपने उनको बांटना पड़ा तकरीबन, ये मानो भाई आप 150 कैटेगरीज बन गई, क्या 150 कैटेगरीज, और एक कैटेगरी ऐसी बन गई जो क्या है, जिनका कोई नेम है ही नहीं, बात आपको पहले पड़ गई भाई। तो 150 चैप्टर्स नहीं बन जाएंगे हमारे पास, सीखना क्या है मुश्किल है, दिक्कत हमको भाई, इजंट इट। दूसरा क्या तरीका होता है, फिर बोले भाई ना ये तो भाई अच्छा तरीका है इनको बांटने का, बोले भाई हम इन 5000 6000 जो रिएक्शन है इनको हम क्यों ना फंक्शनल ग्रुप के बेसिस बांट लें। आपने आपने जो क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा बीएससी के अंदर, पढ़ा होगा ना, वहां पर लिखा था भाई अमाइड की रिएक्शन आ गई, कीटोन की आ गई, एल्डिहाइड का चैप्टर आ गया, इजंट इट। एक तरीका वो होता है भाई बांटने का फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। उसमें फिर बहुत सारे क्या बन जाते हैं, उसमें मान लिया बन गया आपके टोटल, मान लिया भाई फंक्शन ग्रुप, मान लिया आपके भाई टोटल मान लिया 50 आपके क्या है फंक्शन ग्रुप्स, मान लिया 20 आपके क्या है भाई मेन फंक्शनल ग्रुप्स, तो 20 कैटेगरी क्या होगी भाई, वहां भी तो बन जाएंगे आपकी, इजंट इट। तो दूसरा क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे रिएक्शंस को बांट देना, जो आपका भी कहाँ होता है बीएससी के अंदर या 12वीं के अंदर होता है, इजंट इट। अरे भैया आपने बताया नहीं, इसमें नजर नहीं आ रहा, ठीक है ओके। और तीसरा तरीका क्या होता है पता है, तीसरा होता है मैकेनिज्म के बेस पे, कि उसके अंदर भाई रिएक्शन कैसे हो रही है, मैकेनिज्म ऑफ दैट रिएक्शन। बल्कि आप इससे पहले पढ़ो भाई, तीसरा होता है रिएजेंट के बेस पे, कि आपने किसी रिएक्शन में रिएजेंट कौन सा डाला है, तो उन 5000 रिएक्शंस को भाई मैं रिएजेंट में बांट सकता हूँ। मान लिया मेरे पास टोटल 60 रिएजेंट है, तो उन 5000 को मैं बोल दूँ भाई 5000 में से क्या है, मान लिया भाई 700 क्या है इस रिएजेंट की, 300 क्या है इस रिएजेंट की, बात आपको पहले पड़ रही है। तो उन रिएक्शंस को आप रिएजेंट के बेसिस पे भी बांट सकते हो। तो एक तो क्या होता है इन रिएक्शंस को बांटने का, मान लिया इमेजिन करो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में टोटल 5000 रिएक्शंस है, उनको आप बांट सकते हो नेम रिएक्शन के बेसिस पे, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या बन जाएंगे कैटेगरीज, मैनेज करना मुश्किल है। दूसरा बेसिस क्या है, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। तीसरा क्या होता है, रिएजेंट के बेसिस पे। समझिए बात, हम कह देंगे भाई कि इन 5000 में से भाई क्या बोल 300 क्या है इस रिएजेंट की हैं, 400 इस रिएजेंट की हैं, 550 इस रिएजेंट की, समझे मेरी बात भाई। लेकिन भाई बहुत सारे क्या है रिएजेंट्स, और उससे भी बहुत सारी क्या बन जाती हैं कैटेगरीज। और चौथा तरीका सबसे बेस्ट होता है, जो कई बुक्स में दिया होता है, जो बहुत अच्छी बुक्स है ना उनके अंदर तरीका फॉलो किया होता है, उसमें होता है मैकेनिज्म के बेसिस पे, कि भाई उन रिएक्शंस का मैकेनिज्म क्या है, भाई वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हुआ है, एडिशन हुआ, क्या हुआ वहाँ पर, रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन क्या हुआ है, बात आपको पहले पड़ी। इसकी अच्छी बात यह है कि यहाँ पर देखा जाए ना पूरे ऑर्गेनिक रिएक्शन पार्ट को, यानी पूरे अप्लाइड रिएक्शन मैकेनिज्म को, पूरे के पूरे अप्लाइड रिएक्शन मैकेनिज्म को या ऑर्गेनिक रिएक्शंस को सिर्फ 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं भाई, सिर्फ 5 कैटेगरीज में, इजंट इट। एक आपकी कौन सी होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, कौन सी भाई, ठीक है। दूसरा क्या होगा आपका, एडिशन रिएक्शंस, इजंट इट। तीसरा क्या होगा आपका, एलिमिनेशन रिएक्शंस। चौथा पे क्या हो गया, क्या भाई, रीअरेंजमेंट्स। पांचवा क्या हो गया आपका, रेडॉक्स रिएक्शंस। सिर्फ 5 कैटेगरीज, आप समझे मेरी बात। ना हमने रिएजेंट के बेसिस बांटने भाई, ना हमने क्या पढ़ने नेम रिएक्शन, ना हमने क्या पढ़ने रिएजेंट। अरे भाई रिएक्शन तो वही है, जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिस पर पढ़ते हो तो क्या वहां पर रिएजेंट लिखा नहीं होता, कोई रिएक्शन है तो उसका नाम होता है, तुम नाम उसका मेंशन नहीं करते क्या,
बात आपको पहले पड़ रही है? तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? मैकेनिज्म बेस बांटना, क्योंकि आप भाई सारी रिएक्शंस को आप सिर्फ 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। पहला कौन सा हो गया आपका? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। दूसरा आपका हो गया एडिशन रिएक्शंस। तीसरा एलिमिनेशन रिएक्शंस। चौथा रीअरेंजमेंट्स। पांचवा रेडॉक्स रिएक्शंस। तो आपका हो गया फिर तो भाई 4 चैप्टर इसके। अरे भाई, और फिर तो भाई क्या होने चाहिए? 9 चैप्टर भाई। देखा जाए तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी क्या होने चाहिए? 9 चैप्टर। लेकिन भाई आपको पता है एडिशन रिएक्शंस का चैप्टर इतना लेंथी हो जाएगा कि उसमें भी बहुत लेंथी टॉपिक्स उसके अंदर, इजंट इट? अरे बोलो भाई, अरे तो बोलो। तो भाई वो इतना लेंथी हो जाएगा कि उसको हमने भाई उसको भाई उसकी सब टाइप होती है ना, उनसे हमने क्या बनाने पड़ते हैं? चैप्टर्स। बात आपको पहले पड़ रही है? भाई देखो इसके अंदर जो क्या है, अरे भाई 4 तो ये हो गए। अब ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर जो क्या है, 5 टाइप होती हैं। सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट और रेडॉक्स। अब रेडॉक्स रिएक्शन इतना लेंथी नहीं होता, तो उसका हमने एक सिंगल चैप्टर बना दिया, ठीक है। और जो कौन है एलिमिनेशन, वो भी लेंथी होता है, उसका भी हमने क्या बना दिया? एक सिंगल चैप्टर। लेकिन भाई रीअरेंजमेंट क्या होते हैं? लेंथी। तो उनके हमने चैप्टर फिर कहां से बनाए हैं? उनकी सब टाइप से, उनकी भाई सब टाइप से, ठीक है बात। तो अब देखो भाई आपको नजर आएगा यहाँ पर, आप ये देखो, नजर आया आपको? चैप्टर नंबर 4 से, सॉरी 5 से देखो आप, बताओ क्या है? पहले हमने नहीं है जो क्या है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उनका हमने एक चैप्टर नहीं बनाया, उनके सब टाइप से क्या बना लिए? चैप्टर्स। पहले 5वां कौन सा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसमें दोनों आ गई आपकी, एलिफेटिक भी और एरोमेटिक भी। फिर क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। 7वां क्या है भाई? रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। यानी कि हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हमने एक चैप्टर ना बना के 3 चैप्टर बना लिए। भाई एक चैप्टर बहुत लेंथी बन जाता, समझे बात? एक तो क्या होगा हमारे पास? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, एक भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एक रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। समझ गए बात? तो 3 हो गई है। फिर कौन सी आएगी? एडिशन रिएक्शंस। फिर देखो भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, और फिर देखो भाई फिर क्या शॉर्ट होगी आपकी? वॉल्यूम 2 रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। फिर आपकी साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। अब देखो भाई, अब कोई पढ़ के पूरा बैच फिर ये कह दे सर ने हमको भाई पेरिसाइक्लिक नहीं पढ़ाई। अरे भाई पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होती हैं? याद करो, साइक्लो एडिशन होती हैं, इलेक्ट्रोसाइक्लिक, और क्या होते हैं? सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। अरे भाई हमने उसका नाम नहीं रखा पेरिसाइक्लिक, लेकिन पेरिसाइक्लिक का कौन सा पार्ट? साइक्लो एडिशन। ऑलरेडी कहां पर आ गया? बात आपको पहले पड़ रही है? नहीं बात आपको? अरे भाई जो हमने एक तरह से पेरिसाइक्लिक के साइक्लो एडिशन पार्ट को हाइड कर रखा है एडिशन रिएक्शंस के सब टाइप में। समझ गए बात? ठीक है, ओके। फिर क्या हो गया? फिर तो क्या हो गया? तो भाई तो आपने देखा कि हमने 3 तो क्या बना दिए चैप्टर सब्स्टिट्यूशन के, 4 हमने क्या बना दिए? एडिशन के। फिर देखो रीअरेंजमेंट के, भैया हमने बना रखे 4 चैप्टर्स। कौन कौन से? एक तो कौन से? 1, 2 रीअरेंजमेंट्स, मेटाथेसिस रिएक्शंस। समझ गए बात भाई? फिर क्या है? इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस एंड सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट्स। आप एक बारी चैप्टर नंबर, अरे वॉल्यूम 2 में देखो आप, वॉल्यूम 2 में देखो आप, बताओ चैप्टर 2, 5 और 6 देखियो भाई। इन्हें कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? साइक्लो एडिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट्स। अरे भाई इनको ही कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। बात आपको पहले पड़ी? तो आपको लगेगा नहीं कि मैंने आपको क्या पढ़ाई है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, लेकिन वो पूरी हो जाएगी। बात आपको पहले पड़ी? हम आपको पढ़ाएंगे नहीं रिएजेंट्स, लेकिन इसमें सारे क्या आ जाएंगे? जैसे इसके अंदर क्या रखी है? पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस ही रखी है। इसके अंदर क्या आ गए? रिएजेंट्स भी आ गए, नेम रिएक्शंस भी आ गए। कैसे भाई? मान लिया आप क्या पढ़ रहे हो? साइक्लो एडिशन रिएक्शंस का चैप्टर पढ़ रहे हो आप। साइक्लो एडिशन का चैप्टर पढ़ने के बाद हम उसमें क्या पढ़ेंगे? साथ के साथ उसमें जितनी भी क्या होती है नेम रिएक्शंस, उसके लास्ट में पढ़ लेंगे सारी भाई। बात आपको पहले पढ़ रही है? तो हमने कोई चैप्टर पढ़ा, मान लिया आपने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। बोलो भाई,
उसके बाद फिर भाई जो नजर साइकिलाइजेशन है वो हम उसके अंदर पढ़ लेंगे, तो हमारी नेम रिएक्शन होगी ना। तो आपको इसके अंदर लगेगा नहीं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है नेम रिएक्शन, आपको होगे अरे नेम रिएक्शन भी नहीं पढ़ाई, रिएजेंट भी नहीं पढ़ाई, पेरिसाइक्लिक भी नहीं पढ़ाई, फोटो भी नहीं पढ़ाई, बात आपको पहले पढ़ी, वो सारे इन्हीं के अंदर क्या आ जाएंगी भाई, इंक्लूडेड है। ये वैसे ही बात है कि सारे तो क्या पढ़ लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और फिर कह रहे हैं डी ब्लॉक नहीं पढ़ाए, बात आपको पहले पढ़ी भाई, ठीक है ओके। तो भाई तो आप समझ गए ना बात। तो हमने एक तरह से 4 चैप्टर हमने किसके बना दिए, रीअरेंजमेंट के, 4 हमने किसके बना दिए, एडिशन के, 3 हमने बना दिए सब्स्टिट्यूशन के। फिर भाई ये थी बिल्कुल थोड़ी सी एलिमिनेशन रिएक्शन, इसका एक चैप्टर भाई। फिर कौन से हैं, ऑर्गेनिक रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, और भाई उसे हम आपको क्या नहीं पढ़ाएंगे, फोटो, अरे भाई हम आपको ही नहीं पढ़ाएंगे, क्या बोलते हैं, फोटो केमिस्ट्री, लेकिन वो पढ़ाएं भी ये, जैसे वहाँ पर क्या है बर्च रिडक्शन, वो कहाँ पर आ जाएगा भाई, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर, बात आपको पहले पढ़ रही है, ठीक है। तो भाई आपका हो गया, फिर तो भाई हमारा सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा ऑर्गेनिक का, हमारा सारा क्या होगा भाई, रिएक्शन पार्ट हमारा कवरअप हो गया। फिर एक भाई लास्ट में हमने एक और चैप्टर ऐड करा, कौन सा, केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स, बात आपको पहले पड़ गई। तो देखा जाए तो भाई इसके बाद आपका इसमें तो टोटल आप क्या है ये 18 चैप्टर्स आपने भाई टोटल क्या पढ़ने ये 18 चैप्टर्स, ओके। तो भैया आपने टोटल ये 18 चैप्टर्स आपने पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें आपकी ऑर्गेनिक कंप्लीट कवरअप हो जाती है, इजंट इट। इसमें आपका भाई स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग वाला पार्ट भी है, सारे का सारा अप्लाइड रिएक्शन मैकेनिज्म बोलो इसको भाई, ऑर्गेनिक रिएक्शंस बोलो इसको, नहीं मतलब आपको भाई इसको आप कुछ बोलो भाई, ठीक है। ये सारा भी आपका हो जाएगा, इजंट इट, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा हमारा बताओ क्या हो जाएगा भाई, केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। ये भाई जो मैंने आपको सिलेबस बताया है ना, ठीक है। और फिर क्या होता आपको, फिर क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो भाई मैं आपको बताऊँ स्पेक्ट्रोस्कोपी तो आपकी नहीं है, आपकी मैं आपको बताऊँ आपकी 90% क्या हो जाएगी कवरअप, एमएससी में आपकी भाई क्या हो जाएगी 90% स्पेक्ट्रा आपका कवरअप हो जाएगा, एमएससी का भी, समझे बात। हालांकि हम पढ़ रहे हैं किसको, इसको भी किसके लिए, नेट जेआरएफ और गेट के लिए, कंपटीशन के लिए, लेकिन आपकी जो भाई ये जो एमएससी का जो स्पेक्ट्रा वो भी आपका इसमें सारा कवरअप हो जाएगा, ओके ठीक है। तो आप ये देखो भाई स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो क्या है टोटल आपके 12 चैप्टर्स, 6 हैं वॉल्यूम 1 में और 6 हैं आपके वॉल्यूम 2 के अंदर। तो बताओ वॉल्यूम 1 में क्या है, अच्छा बताओ स्पेक्ट्रा होता क्या है, पहले बताओ आपको थोड़ा आइडिया हो जाए भाई, अरे थोड़ा आपको स्ट्रक्चर मालूम पड़ जाए, मतलब कैसे हमको पढ़ना है इसको, ठीक है। आप ये बताएं कि स्पेक्ट्रा होता क्या है, इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, इंटरैक्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी मैटर की स्टेट्स की रेडिएशन के साथ इंटरैक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रा बोलते होंगे भाई। तो यहाँ पर कौन कौन होता है, रेडिएशन और मैटर होता है ना। तो अब देखो भाई पहला चैप्टर ही क्या हमारा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैटर, यानी पहले चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे, मैटर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। दूसरे में हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, दोनों की बात होगी भाई। और तीसरे से इन दोनों का इंटरैक्शन शुरू हो जाएगा, रोटेशनल या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इंटरैक्शन ऑफ रोटेशनल स्टेट्स ऑफ मैटर विद रेडिएशन, इजंट इट। फिर बताओ क्या है भाई, फिर क्या है वाइब्रेशनल और आईआर, इंटरैक्शन ऑफ वाइब्रेशनल स्टेट्स ऑफ मैटर विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फिर क्या है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर क्या भाई इलेक्ट्रॉनिक और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है, वेरी गुड, ठीक। फिर देखो भाई आप क्या है, फिर वॉल्यूम 2 बताओ क्या, वॉल्यूम 2 में क्या है आपका न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस भी है, आपका एनक्यूआर भी है, न्यूक्लियर क्वाड्रुपल रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तीसरा क्या है आपका ईएसआर या ईपीआर। चौथा आपका क्या है मास, ऑर्गेनिक वाले फाइनल पता होगा ना आपको भाई, अरे बोलो भाई। और पांचवा क्या है मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी, अरे भाई। चौथा क्या है मास, पांचवा क्या है आपका मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी। और छठा क्या है आपका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। से आपको पता भाई
जो ऑर्गेनिक में एमएससी फाइनल वाले होते हैं ना, अरे उनको भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रा दिया होता है और उनसे उनको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मालूम करनी होती है, पता होगा ना आपको इस चीज़ का, एनएमआर से, मास से, इजंट इट। एमएससी फाइनल में आप जाओगे जब ऑर्गेनिक वाले स्पेशलाइजेशन में, तो वहाँ पर आपका प्रैक्टिकल भी होता है बाकायदा, ये समझे बात। ये जो लास्ट चैप्टर नहीं है आपका ये, अरे यहाँ पर है नहीं, बात आपको पहले पड़ गई ना, ठीक है। तो भाई ये आपका है सारे का सारा, यानी इसके अंदर क्या है 12 चैप्टर्स। स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या आपके 12 चैप्टर्स, इन 12 चैप्टर्स में 6 आपके वॉल्यूम 1 में होंगे, 6 आपके वॉल्यूम 2 के अंदर होंगे। ओके, ये सारा आपने कवर करना है। ओके, अब हम देखते हैं भाई, अब हम देखते हैं ओके कोई बात नहीं, ठीक है भाई। ओके, बात आपको पहले पड़ रही है। तो ये टोटल आपके चैप्टर्स कितने होंगे बताओ भाई, 60, ठीक है। 14 आपके फिजिकल के होंगे, 16 इनऑर्गेनिक के, 18 ऑर्गेनिक के और 12 स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो टोटल आपके क्या हैं 60 चैप्टर्स, इनकी 60 ही क्या होंगी टेस्ट सीरीज, ठीक है। और भाई 4 टेस्ट सीरीज आपकी क्या होंगी हर, अरे भाई 4 टेस्ट सीरीज क्या होंगी आपकी, यानी आपने टोटल क्या करना है 60 चैप्टर्स आपने यहाँ पर पढ़ने हैं, ठीक है बात। आपके भाई क्या बोलते हैं 14 तो आपके क्या होंगे फिजिकल के, 16 चैप्टर आपके किसके हैं इनऑर्गेनिक के, 18 आपके ऑर्गेनिक के और 12 आपके क्या हैं स्पेक्ट्रो के। तो ये 60 चैप्टर पढ़ने के बाद जैसे आपका चैप्टर क्या होगा खत्म होएगा, आपको मिलेगी एक टेस्ट सीरीज, उसमें सारे क्या होंगे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, वो आपने घर से सॉल्व करनी है, वो आपका होम टेस्ट होएगा। बात आपको पहले पड़ गई भाई, ठीक है। तो 60 चैप्टर्स की 60 टेस्ट सीरीज, और जब ये 60 जब आपका, और जैसे आपकी स्ट्रीम पूरी होएगी, मान लिया आपकी फिजिकल की दोनों स्ट्रीम पूरी हो चुकी हैं, एक आपका होएगा फिजिकल का टेस्ट, स्ट्रीम वाइज टेस्ट क्या होगा आपका भाई, स्ट्रीम वाइज टेस्ट होगा आपका, ठीक है। तो 4 टेस्ट क्या होगा आपके, तो 60 तो क्या होगा आपके चैप्टर टेस्ट आपके चैप्टर वाइज, और 4 क्या होगा आपके स्ट्रीम वाइज, वो क्लास टेस्ट होंगे, वो टेस्ट हम भी यहाँ पर लेंगे और उनके मार्क्स आपको बाकायदा आपके क्लास में आपको बोले जाएंगे, समझ गए बात। और जब आपका सारे का सारा सिलेबस क्या हो जाएगा कंप्लीट, तो 3 क्या होंगे आपके मॉक टेस्ट, वो उसमें क्या होगा उसमें पूरा सिलेबस आएगा, यानी 60 तो क्या होंगे चैप्टर वाइज, 4 क्या आएंगे स्ट्रीम वाइज, और 3 क्या होंगे ओवरऑल। टोटल आपने 67 आपने क्या करने हैं टेस्ट देने हैं, 60 चैप्टर पढ़ने होंगे, 60 टेस्ट सीरीज हैं, लेकिन भाई जो 4 स्ट्रीम वाइज टेस्ट और 3 क्या हो गए आपके मॉक टेस्ट, टेस्ट आपके कितने हो गए 67। अच्छा भाई जो टेस्ट सीरीज है वो सारी हम कॉपी करवा कर आपको देंगे भाई, ठीक है बात। जो आपकी ये 60 टेस्ट सीरीज हैं ये आपने कॉपी नहीं करवानी है, ये हम कॉपी करवाएंगे आपके लिए, ठीक। क्लास में आपको भाई चैप्टर खत्म हुआ उसकी टेस्ट सीरीज आपको डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी यहाँ पर, ओके। और सिमिलरली भाई जो कंबाइंड पेपर होंगे ना आपके, सॉरी कंबाइंड टेस्ट होंगे, वो यानी टेस्ट सीरीज सारी हमने कॉपी करवा के आपको देनी है, ओके। फिर आप कहोगे कि भाई जो स्टडी मटेरियल वो क्या है, अभी तक हमारा जो स्टडी मटेरियल था वो सारा क्या था भाई हाथ से लिखा हुआ था, लेकिन अब मैं आपको बताऊँ हम इस सारे मैटर को हम भाई टाइप कर रहे हैं। इस बार आपने भाई पुराना मैटर वहाँ से बिल्कुल नहीं उठाना है जांगड़ा फोटोस्टेट से, ठीक है। इस बार सारे का सारा जो मैटर है आपको भाई कैसा मिलेगा टाइप किया हुआ, जैसे नहीं चैप्टर्स होते हैं बिल्कुल भाई वैसे, उसमें क्या होगा पहले एक टॉपिक होगा, समझ गए बात भाई, उस टॉपिक की सारी थ्योरी, उसके ऊपर फिर क्या होंगे इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स, क्या इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स। मतलब मान लिया भाई आप एनएमआर पढ़ रहे हो, मान लिया आप केमिकल आप पढ़ रहे हो, टॉपिक केमिकल शिफ्ट पढ़ रहे हो आप एनएमआर में, तो केमिकल शिफ्ट वाला टॉपिक है वो पूरा हमने पढ़ा दिया, उसकी सारी थ्योरी कॉन्सेप्ट्स आ गए। फिर उसके बाद क्या होंगे उसको एक्सप्लेन करने के लिए, आपको सिखाने के लिए उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जो सॉल्व होंगे, और मोस्टली क्वेश्चन हमने पता कहाँ से सिलेक्ट किए नेट और गेट के पेपर से, क्या समझे बात है।
यानी वो सोल्ड एग्जाम्पल होंगे ना जो, वो मोस्टली क्या होंगे, नेट और गेट से होंगे भाई। या अगर कोई टाइप इंपॉर्टेंट और वो वहाँ नहीं आ रखी तो मैंने वहाँ पर वैसे ऐड कर रखी होगी। बहुत आपको पहले पड़ी, यानी आपको नेट और गेट के पेपर सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको ना तो नेट का 10 ईयर सोल्व करने की जरूरत है ना, या हालांकि हमने भाई नेट का और गेट का 10 ईयर हमने पब्लिश कर रखा है, पता होगा ना आपको इस चीज़ का, लेकिन वो आपने बेटा सोल्व करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई उसमें तो वो क्वेश्चंस क्या हैं, उसमें तो क्वेश्चंस क्या हैं, मिक्स हो रखे हैं आपस में, इजंट इट? वहां पर तो क्वेश्चंस फिर भी क्या है आपस में, मिक्स्ड है। हमने उन्हें एक तरह से चैप्टर वाइज निकाल दिया, ठीक है बात। तो मान लिया भाई NMR के जो क्वेश्चंस हैं वो या तो आपको कहाँ मिल जाएंगे, NMR के चैप्टर में सॉल्व, या जो भाई रिपीट हो रखे हैं वो अनसॉल्व कहाँ मिल जाएंगे आपको, NMR की टेस्ट सीरीज में। यानी अगर आपने ये 60 चैप्टर पढ़ लिए और 60 आपने क्या सोल्व कर ली टेस्ट सीरीज, तो ना तो आपने क्या सोल्व करना नेट का 10 ईयर, ना ही आपने गेट का ही 10 ईयर सोल्व करना है, वो आपके ऑलरेडी क्या हो गए, सारे के सारे सोल्व हो गए। बात आपको पहले पड़ी? ठीक है, ओके ठीक है भाई। एक्चुअली मैं बता दूँ, मैं ये बुक्स लिख रहा हूँ फिलहाल, ये जैसे आपको पता होगा, बेटा खड़े हो, हाँ इसमें से बेटा बुक निकालो, ये बैग में से, हाँ बुक निकालो इसमें से, हाँ हाँ ना बेटा बीच वाले से, हाँ बेटा बुक ले, नहीं बुक है यहाँ पर 3, आपने मेरे ख्याल से बुक देखी होंगी ना, बैठ जाओ। ओके, तो आप ये बताओ भाई, आपने ये बुक्स देखी कभी? ये कौन सी बुक है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1, ये आपके MSc प्रीवियस के लिए है, ठीक है बात। ये क्या आपकी भाई फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम 1, ये आपकी क्या है MSc प्रीवियस की फिजिकल है, और ये आपकी क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप इसमें से पढ़ रहे हो ना? हाँ बेटा, ओके ओके ओके, आप बताओ भाई ये क्या आपके MSc प्रीवियस की ऑर्गेनिक, ये बुक्स मुझे आपको पता है ये मैंने ही लिखी हुई है आपके MSc की बुक्स, ठीक है। लेकिन क्योंकि भाई MSc की बुक्स को हम कहाँ यूज़ नहीं कर सकते एज इट इज़, लेकिन क्योंकि MSc की बुक्स को हम एज इट इज़ कहाँ यूज़ नहीं कर सकते नेट के लिए, इसीलिए भाई मैं फ़िलहाल एक और प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। नेट के लिए मैं जो बुक्स हैं भाई वो लिख रहा हूँ फ़िलहाल में, अब इस बात को आप समझ गए होंगे। तो मैं भाई टोटल लिख रहा हूँ 8 बुक्स, ठीक है। उसमें 8 में क्या, 2 क्या होंगे आपकी, अरे इसी नाम से, एडवांस्ड फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम 1-2, एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1-2, एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1-2, एडवांस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी वॉल्यूम 1-2, ये नेट के लिए है। बात आपको पहले पड़ गई भाई? तो आपने एक तरह से ये मानो भाई, ये जो 8 बुक्स जो मैं वही लिख रहा हूँ आपने वही पढ़नी है, वो जब तक प्रिंट में आएंगी ना आपको पहले उनके क्या मिल जाएंगे, अरे भैया आपको उनके मिल जाएंगे प्रिंट आउट, कोई बुक भाई बुक प्रिंट होने में टाइम लगेगा भाई, लेकिन मैं उनकी नहीं, आपको जो क्या बोलते हैं प्रेस कॉपी होती है, प्री प्रेस प्रूफ जो होता है आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। बात आपको पहले पढ़ रही है? तो वो 60 चैप्टर ये इन 8 बुक्स के अंदर ही होंगे। मैं आपको जो वॉल्यूम बताइए सारी क्या है, ये बुक्स लिख रहा हूँ मैं सारी, समझ गए बात? तो आपने सिंपली क्या करना है कि ये 60 चैप्टर पढ़ने हैं, ओके, इनकी 60 आपने क्या सोल्व करनी है टेस्ट सीरीज। इन बुक्स को मैंने ऐसे स्ट्रक्चर किया है कि पहले क्या हुआ एक टॉपिक, मान लिया क्या है केमिकल शिफ्ट, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स और उसकी थ्योरी और उसके कॉन्सेप्ट्स, फिर केमिकल शिफ्ट के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं, समझे बात, या तो नेट में या गेट में आ रखे हैं वहाँ से हमने ले लिए, या फिर हमको लगता है ये टाइप इंपॉर्टेंट है, वो टाइप मैंने खुद बना के उसके अंदर डाल दी। वहाँ पर क्या क्वेश्चन होएगा, आंसर्स होएंगे, ऑप्शंस होएंगे, आंसर होगा, फिर क्या उसका एक्सप्लेनेशन। तो इन 60 चैप्टर्स में सिर्फ क्या होंगे सॉल्व्ड क्वेश्चंस, सिर्फ क्या होंगे यहाँ पर भाई सॉल्व्ड क्वेश्चंस सॉरी थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स और उनके ऊपर बेस्ड सॉल्व्ड क्वेश्चंस, और टेस्ट सीरीज सारे क्या होंगे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, ओके। तो ये हमारी क्या रहेगी स्ट्रेटजी, यानी कि जब भी हम आपको कोई टॉपिक पढ़ाएंगे, उस टॉपिक की थ्योरी और कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद मैं आपको उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको बाकायदा यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है बात। 1-2 क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको क्लास में बोल लूँगा ताकि आप उसे सॉल्व कर सको।
और जब मुझे भाई फीडबैक मिलेगा कि भाई मुझे लगा कि आपको सारा समझ में आ गया है, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। फिर वैसे ही नेक्स्ट टॉपिक उसको पढ़ाया, फिर नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ाया, थ्योरी को उसका उसकी सारी वही जो थ्योरी और कॉन्सेप्ट हैं, फिर उसके ऊपर क्या है सोल्ड एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मैं यहाँ पर हम भाई उसके ऊपर कई जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। बात आपको पहले पड़ गई। इस तरीके से भाई हम क्या बोलते हैं, मैं ओल्ड स्कूल हूँ आपको बताऊँ, ठीक है। तो ये भी होएगा कि मैंने यहाँ पर मान लिया कोई टॉपिक पढ़ाया है, मैंने 5 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर दिए, 6ठा क्वेश्चन मैं आपको बोलूँगा क्लास में, समझे बात। फिर मुझे लगता है भाई आपका फीडबैक बिल्कुल ठीक है, आपको समझ में आ रखा है, समझे बात। फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और जैसे ही फिर हमारा भाई ऐसे टॉपिक पढ़ते पढ़ते चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपको मिल जाएगी उस चैप्टर की टेस्ट सीरीज। बात आपको पहले पढ़ रही है। तो भाई ये रहेगा हमारा तरीका, ठीक है। तो भाई इस लेक्चर के बारे में अगर आप कुछ सुझाव हैं या प्रश्न हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।